RS नॉवल स्टोरी सब्सक्राइब माई चैनल एपिसोड 1 मर्डर। एक लड़का खून से लथपथ कई लाशों के बीच में खड़ा होता है, जिसके चारों तरफ लाशें ही लाशें मौजूद होती है और कई हजारों की सेना उस लड़के के सामने उस मारने के लिए उसके सामने खड़े हैं। उस लड़के के चेहरे पर अजीब तरीके के चित्र बन हुए हैं, जिससे उस लड़के का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा, लेकिन उस लड़के की आंखों में एक अलग ही दर्द था, जैसे कि उसने कुछ ऐसा खो दिया हो जो उसे बहुत प्यारा हो, जैसे कि उसने कोई अपना खो दिया हो और उस अपने को खोने की वजह से उस लड़के की आंखों में दर्द और नफरत दोनों एक साथ दिखाई दे रही है। उस लड़के की आंखों में इतनी नफरत थी कि वो पूरी दुनिया को खत्म कर दे। उस लड़के के पूरे शरीर के चारों तरफ एक लाल रंग का ओरा आने लगता है, जो कि पल पल बढ़ता जा रहा होता है। उस ओरे ने अगले ही पल एक शेर का रूप ले लिया था और वो इतना बड़ा था कि उसके सामने खड़े सभी लोगों को आसमान भी नहीं दिखाई दे रहा था। उस लड़के के सारे दुश्मन उसकी ताकत देखकर डर से सहम गए होते हैं और वहां से भागने लगता है। तभी उन सभी के लीडर ने चिल्लाकर कहा, भागने से कुछ भी नहीं होगा, ये फिर भी हमें मार देगा। क्या तुम सब भूल गए? इसने हमारे बॉस को मारा है, इसने हमरे कितने लोगों को मारा है, हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। उस आदमी की बात सुनकर सभी लोग अपनी जगह पर रुक जाती है। तभी उस आदमी ने आगे कहा, अगर इसे हराना है तो हम सभी को अपनी ताकत इकट्ठी करनी होगी, अपनी लाइफ सोल का इस्तेमाल करो। इतना कहते ही उस आदमी के चारों तरफ हरे रंग का ओरा आने लगता है, जो कि एक अजगर का रूप लेने लगता है और तभी वहां पर मौजूद सभी लोग अपनी लाइफ सोल का इस्तेमाल करने लगते हैं और अपनी सारी सोल एनर्जी उस आदमी को देने लगते हैं, जिसके अंदर से हरे रंग का ओरा बाहर निकल रहा होता है। सभी की एनर्जी लेने की वजह से उस आदमी के एनर्जी से बना सांप बड़ा होने लगता है और वे देखते ही देखते इतना विशाल हो जाता है कि सामने खड़े लड़के का शेर भी उसके सामने शेर का सिर्फ एक बच्चा लग रहा होता है और आसमान पूरी तरह दो रंग से कवर हो गया था। उन दोनों के एनर्जी से बने शेर और सांप फिर आपसे में टकराते हैं और उन दोनों के टकराते ही एक धमका होता है और चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है और कुछ भी नजर नहीं आता है। उस धमाके के बाद क्या हुआ ये धूल की वजह से देखना नामुमकिन सा हो रहा था। तभी उस धमाके के अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है और उस आवाज के साथ ही एक लड़के की आंख खुलती है और वो अपने सामने देखता है तो 10 से 12 लड़के उसके सामने उसे मारने के लिए खड़े थे। उस लड़के के पास एक लड़का बैठा था जो डर से कांप रहा था। उस लड़के ने डरते हुए कहा, तेरी वजह से आज मैं भी बहुत पीटूंगा, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। इतना कहकर वो लड़का खड़ा होता है और उन सभी लड़कों के पास से जाते हुए कहता है, जो भी हुआ था उस सब में इसी की गलती है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, तो मुझे जाने दो। लेकिन तभी एक लड़के ने आगे आकर उसके पेट में लात मारते हुए कहा, तू कहाँ भाग रहा है? जब ये हमें मार रहा था तो तू भी तो पूरे मजे ले रहा था। तभी उस लड़के के दोस्त ने कहा, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो तुम मुझसे आकर लड़ो, सौरभ को छोड़ दो। जिस लड़के ने ये बात कही थी उसका नाम शिवा था। सिंपल से कपड़ों में 5'8" हाइट का एक हैंडसम लड़का उन सभी लड़कों के सामने एक शैतानी मुस्कान के साथ खड़ा था। शिवा के सामने खड़े लड़कों में से एक लड़के ने आगे आकर कहा, मैं इन सभी लड़कों का बॉस हूँ, तूने हमारी गैंग के एक लड़के को मारा है और अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। उस लड़के को देखकर शिवा हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, तू इन सबका बॉस है? मुझे तो लगा था कि इनका बॉस एक हट्टा कट्टा लड़का होगा, लेकिन ना तो तेरी बॉडी है और ना ही हाइट। उन लड़कों के बॉस की हाइट थोड़ी कम थी, जिसका शिवा उसके मुंह पर ही मजाक बना रहा था। उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, तूने मेरा मजाक बनाकर गलती कर दी, अब अगर तू यहाँ से जिंदा जाना चाहता है तो घुटने टेक कर मेरे सामने नाक रगड़, उसके बाद मैं तुझे मार पीट कर ही छोड़ दूंगा। उस लड़के की बात पूरी होते ही शिवा गुस्से में उस लड़के की तरफ जाता है और अपने एक ही हाथ से उस लड़के को गले से पकड़कर हवा में उठा देता है। अपने बॉस की ऐसी हालत देखकर सभी लड़के शिवा को मारने के लिए आगे जाते हैं, पर शिवा उनके बॉस को खिड़की के पास लाकर कहता है, अगर किसी ने भी आगे आने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारे बॉस को फेंक दूंगा। शिवा की बात सुनकर सभी अपनी ही जगह पर रुक जाते हैं और फिर शिवा उन सभी से कहते हैं, तुम सभी से हफ्ता मांगते रहते हो ना, अब चुपचाप अपने सारे पैसे सौरभ को दे दो वरना तुम अपने बॉस को खो दोगे। शिवा की बात सुनकर कोई कुछ नहीं कहता है। तभी उन सभी के बॉस ने अपने गले से शिवा के हाथ को ढीला करते हुए कहा, सोच क्या रहे हो, जैसे ये कह रहा है करो। वे सभी फिर सौरभ को अपने सारे पैसे देने लगते हैं। सारे पैसे लेने के बाद सौरभ ने शिवा से कहा, मैं ये सारे पैसे उन लोगों को वापस कर दूंगा जिनसे उन्होंने ये छीने हैं। सौरभ वहां से जा ही रहा था कि शिवा ने उसे रोकते हुए कहा, तू पागल हो गया है क्या? अब ये पैसे उन्हें वापस करके क्या फायदा? उन्होंने ये पहले ही किसी और को दे दिए, अब उन्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। पैसों की जरूरत तो हमें है, इसलिए हम इसे रख लेते हैं। शिवा की बात सुनकर सौरभ ही नहीं बल्कि वहां पर मौजूद सभी लड़के हैरान हो जाते हैं। उन सभी को लग रहा था कि शिवा उनसे पैसे लेकर उन सभी लड़कों को वापस करेगा जिनसे उन्होंने ये पैसे छीने थे, लेकिन शिवा तो खुद उन पैसों को रखने के लिए कह रहा था, मतलब शिवा उन लोगों को लूट रहा था। शिवा के ऊपर सभी को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन कोई भी उसे कुछ नहीं कहता है क्योंकि शिवा के हाथ में उनके बॉस की गर्दन थी। उन लड़कों में से एक ने चिल्लाते हुए कहा, हमने सारे पैसे वापस कर दिए हैं, अब बॉस को छोड़ दे। उस लड़के की बात सुनकर शिवा ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मुझे तो लोगों पर यकीन नहीं है, अगर मैंने इस छोड़ दिया तो तुम लोग जरूर मुझे मिलकर मरोगे। उस लड़के ने फिर कहा, हम यहाँ से तुरंत चले जाएगा, तुम एक बार हमारे बॉस को तो छोड़ दो।
शिवा ने हंसते हुए कहा, अगर इस बार तुमने हमें छोड़ भी दिया तो भी तुम लोग अगली बार हमें मारने के लिए जरूर आओगे, इससे अच्छा मैं ये किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। इतना कहकर शिवा उनके बॉस को खिड़की से बाहर फेंक देता है, जो देखकर सभी बहुत घबरा जाते हैं और शिवा से डर के वहां से चिल्लाते हुए भाग जाते हैं। इस लड़के ने खून कर दिया, हमारे कॉलेज में खून हो गया, इसने हमारे बॉस को मार दिया। उन लड़कों ने चिल्ला चिल्लाकर ये बात पूरे कॉलेज में फैला दी थी। सौरभ, जो कि अभी भी क्लास में शिवा के पास ही खड़ा था, उसके चेहरे पर डर की वजह से पसीना आ गया था। सौरभ ने डरते हुए शिवा से कहा, तुमने खून किया है, मैं भले ही तुम्हारा दोस्त हूं लेकिन इस काम में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तुमने उस छोटी सी बात की वजह से उसकी जान ले ली। सौरभ की बात सुनकर शिवा सोचने लगता है कि कुछ देर पहले कॉलेज में क्या हुआ था। शिवा अपनी क्लास में आ रहा था और क्लास में आते ही उसे एक सीट पर दो खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, जो कि देखने में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। तभी उनमें से एक लड़की ने आगे आकर शिवा से कहा, मुझे तुमसे बात करनी है शिवा, कल के बारे में। क्लास के जब बाकी लड़के देखते हैं कि उनकी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की आज आए एक नए लड़के से बात कर रही है तो वे सब शिवा से जलने लगते हैं। उस लड़की का नाम चाहत था। चाहत एक सिंपल सी लड़की जिसने बिल्कुल भी मेकअप नहीं कर रखा था। वो 4'7" हाइट की लड़की जिसकी लंबे बाल उसकी कमर तक आ रहे होते हैं और वो देखने में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही होती है। शिवा ने चाहत से कहा, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है और मैंने तुम्हें कल ही कह दिया था कि मैं तो वहां पर सिर्फ तुम्हारा सामान देने के लिए आया था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। शिवा की बात सुनकर पूरी क्लास शॉक होती है। वे सब गलत ही सोच रहे थे और इसलिए उनके मन में शिवा के लिए और भी ज्यादा जलन बढ़ जाती है। शिवा क्लास के किसी भी लड़के के ऊपर ध्यान ना देते हुए सबसे पीछे जाकर एक लड़के के पास बैठ जाता है, जो कि एक किताब पढ़ रहा था। जिस लड़के के पास आकर शिवा बैठा था उस लड़के का नाम सौरभ था। शिवा अभी ठीक से बैठा भी नहीं था कि तभी उसके कुछ लड़के उसे आकर घेर लेते हैं। उन सभी लड़कों में से एक 5'4" का पतला सा सांवला लड़का आगे आकर कहता है, हम ब्लैक फॉक्स गैंग के लड़के हैं, तो अगर तुझे यहाँ शांति से रहना है तो तुझे प्रोटेक्शन फीस देनी होगी। शिवा एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, प्रोटेक्शन फीस क्या होता है, सीधा सीधा बोलो ना कि तुम्हें हफ्ता चाहिए। अगर तेरी समझ में आ ही गया है तो चल चुपचाप हफ्ता निकाल। शिवा ने उस लड़के से कहा, तू इतनी कम उम्र में एक गैंग का गुंडा बन गया, ये तो बहुत ही बुरी बात है, तुझे तो इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। शिवा की बात सुनकर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है। सौरभ ने शिवा को समझाते हुए कहा, इसे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो, इसका नाम विपिन है और ये सच में ब्लैक फॉक्स गैंग में शामिल है। अगर कोई भी इसके खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो ये उसका कॉलेज में रहना मुश्किल कर देते हैं और उसे बहुत मारते भी है। शिवा ने सौरभ की बात का जवाब देने की बजाय उसके हाथ से उसकी किताब को लेकर कहा, तुम्हें पता है एक किताब में कितनी ताकत है, अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। शिवा के मुंह से ज्ञान की बात सुनकर विपिन ने गुस्से में उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहा, तुझे क्या लगता है मैं यहाँ तेरा भाषण सुनने के लिए आया हूँ, चल जल्दी पैसे निकाल। शिवा ने अपने हाथ में मौजूद किताब को बंद करके उसे विपिन के मुंह पर मार दिया। शिवा ने इतनी जोर से विपिन के मुंह पर किताब मारी थी कि विपिन शिवा को छोड़कर 2 कदम पीछे हो जाता है। शिवा ने विपिन से कहा, देखा तुमने इस किताब में कितनी ताकत है। शिवा की बात से सभी शॉक हो जाते हैं। उन सबकी अब समझ में आ रहा था कि शिवा किताब की किस ताकत के बारे में बात कर रहा था। वे सभी लड़के फिर गुस्से में शिवा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उन्हें एक लड़की की सर्द आवाज आती है, क्या हो रहा है वहाँ, चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठो। उस आवाज को सुनकर सभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक खूबसूरत लड़की कुर्ती में उनके सामने खड़ी थी, जिसकी आंखों के ऊपर चश्मा लगा था लेकिन आंखों के अंदर इतना गुस्सा कि सबको जलाकर मार डालेगी। उस लड़की का नाम पलक था और उसकी उम्र सिर्फ 26 साल ही थी। पलक बहुत ही कम उम्र में एक टीचर बन गई थी, लेकिन वो पूरे कॉलेज में अपने गुस्से की वजह से जानी जाती थी, जिस वजह से सभी लड़के पलक को देखते ही डर के मारे अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए थे। शिवा कहाँ खो गया, तुझे जल्द ही यहाँ से कहीं दूर चला जाना चाहिए वरना पुलिस तुझे पकड़कर जेल में डाल देगी। क्या सच में शिवा को जेल जाना पड़ेगा या फिर विपिन के दोस्त शिवा से बदला लेने के लिए वापस आएंगे? जानने के लिए पढ़ते रहिए लो प्रोफाइल बॉय। एपिसोड 2 फैक्ट्री में गुंडों से लड़ना। विपिन अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर शिवा को लूटने के लिए आया था, लेकिन शिवा ने उन सभी को ही लूट लिया था और विपिन को खिड़की से बाहर फेंक दिया था, जिस वजह से सभी घबराकर वहां से भाग गए थे। अब आगे शिवा खिड़की के पास शांति से खड़ा था, तभी सौरभ चिल्लाकर बोला, शिवा तूने सौरभ को दूसरी मंजिल से फेंका है, अब तो वो मर गया होगा, तुझे पुलिस के पास चला जाना चाहिए वरना विपिन के लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं। शिवा ने सौरभ के पास जाकर उसके हाथ से सारे पैसे लेते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा मैं सच में उसे मार दूंगा, मुझे इतनी कम उम्र में जेल नहीं जाना। इतना कहकर शिवा क्लास से चला जाता है। सौरभ को शिवा की बात समझ में नहीं आई थी, इसलिए वो जल्दी से खिड़की के पास जाकर देखता है और बाहर देखकर वो हैरान हो जाता है। खिड़की के बाहर फर्श बिछा हुआ था जहां से गिरकर कोई भी नहीं मर सकता था। सौरभ जब ये देखता है तो उसे थोड़ा सुकून मिलता है कि उसके दोस्त ने कोई खून नहीं किया है। शिवा जल्दी से कॉलेज से बाहर आ जाता है। शिवा के कॉलेज से बाहर आते ही एक ब्लैक कोट पैंट पहने बॉडीगार्ड उसके पास आकर बोला, सर आपसे भास्कर सर मिलना चाहते हैं, वो आपका गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं।
उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर शिवा बोला, लगता है ये सब कुछ कल की वजह से हो रहा है। शिवा फिर कल के बारे में सोचने लगता है जब वो एक टैक्सी में बैठा होता है। शिवा बैठा बैठा खुद से कहता है, पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया, अब तक उसका फ़ोन क्यों नहीं आया, लगता है मुझे खुद ही जाकर देखना होगा। शिवा इतना सोचकर टैक्सी स्टार्ट ही करता है कि तभी एक लड़की टैक्सी का दरवाजा खोलकर उसमें बैठ जाती है। वो लड़की शिवा से बोली, घंटा घर के पीछे वाली बंद पड़ी फैक्ट्री में चलो जल्दी। शिवा पीछे मुड़कर उस लड़की की तरफ देखता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि चाहत थी। चाहत परेशान और जल्दबाजी में लग रही थी। शिवा मुस्कुराते हुए बोला, ये वक्त मेरा घर जाने का है मैडम, ना कि आपको किसी फैक्ट्री में छोड़ने के लिए। चाहत ने एक चाकू निकालकर शिवा की गर्दन पर रखते हुए कहा, जैसा कहा है वैसा ही करो, वरना घर छोड़ो दुनिया छोड़कर चले जाओगे। अपनी गर्दन पर चाकू देख शिवा डर जाता है। शिवा डरते हुए बोला, मैं चल रहा हूँ, बस मुझे कुछ मत करना। शिवा टैक्सी चलाकर चाहत को घंटाघर के पीछे बंद पड़ी फैक्ट्री में ले जाता है, जहां फैक्ट्री के बाहर आकर वो टैक्सी रोकता है और चाहत जल्दी से टैक्सी से उतरकर बोली, तुम्हारे पैसे मैं बाद में दे दूंगी, अभी तुम यहां से जाओ। ये बोलकर चाहत फैक्ट्री के अंदर चली जाती है, जहां चाहत का चाकू शिवा की टैक्सी में ही रह गया था। शिवा चाहत का चाकू उठाकर खुद से बोला, अब काम करने के वक्त आ गया है। शिवा फिर अपने फ़ोन को बाहर निकालकर किसी को मैसेज करता है और चाकू को उठाकर फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। फैक्ट्री के अंदर चाहत जाकर देखती है कि फैक्ट्री के बिल्कुल बीचों बीच एक लड़की कुर्सी से बंधी हुई बैठी है। उस लड़की के हाथ पैर और मुंह भी बांध रखा था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि चाहत की दोस्त अंजलि थी। चाहत को पूरी फैक्ट्री में अंजलि के सिवाय कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। चाहत जल्दी से अंजलि की तरफ जाते हुए बोली, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गई अंजलि, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। चाहत जैसे ही अंजलि के पास जाती है तभी उसे हंसने की आवाज़ आने लगती है और 15 से 20 आदमी फैक्ट्री के उस हॉल में आ जाते हैं। उन सभी आदमी में से एक आदमी ने आकर कहा, मैंने सोचा नहीं था कि तू अपनी इस नौकरानी को बचाने के लिए आएगी, वो भी अकेले। अपने आप को चारों तरफ से आदमियों से घिरा देख चाहत लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और तभी चाहत को अंदाजा होता है कि उसका चाकू उसके पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो लड़ने से पीछे नहीं हटती है। चाहत को लड़ने के लिए तैयार होते देख उन सभी आदमी का बॉस बोला, तू तो लड़ भी सकती है, ऐसे तो बड़ा मजा आएगा, पर अगर तुझे कहीं चोट लग गई तो बाद में रोना मत। इतना कहकर बॉस चाहत की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी उन्हें फैक्ट्री के गेट के पास से एक आवाज़ आती है, यहाँ पर कोई प्रोग्राम चल रहा है क्या? उस आवाज़ को सुनकर सभी की नज़र फैक्ट्री के पर चली जाती है, जहाँ पर एक लड़का उन सबकी तरफ ही देख रहा था। चाहत जब उस लड़के को देखती है तो उसके मुंह से हैरानी में निकलता है, ये टैक्सी ड्राइवर यहाँ क्या कर रहा है? शिवा शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, वो तुम्हारा सामान मेरी टैक्सी में रह गया था, वो ही देने के लिए आया था, और तुमने तो मुझे ये भी नहीं बताया था कि तुम मेरे पैसे कब और कहाँ पर दोगी। शिवा की बात सुनकर लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है, क्योंकि इतने गुंडों के बीच में एक चाकू लेकर आना और वहां पर आकर ये पूछना कि वो उसके पैसे कहां पर देगी, ये किसी मजाक से कम नहीं था, क्योंकि ऐसे माहौल में लोग अपनी जान बचाने के बारे में सोचते हैं। शिवा के हाथ में चाकू देखकर उन आदमियों का बॉस बोला, ये लड़का यहाँ से जाकर हमारे लिए खतरा बन सकता है, इसे मार दो। अपने बॉस की बात सुनकर सभी शिवा के ऊपर हमला कर देता है, पर शिवा अचानक से गायब हो जाता है और सभी हैरानी और डर के मिले जुले भाव से उसे आसपास ढूंढने लगते हैं। शिवा के अचानक से गायब होने की वजह से सभी की रूह तक डर चुकी थी। उन्हें लग रहा था कि शिवा कोई भूत है, और लगे भी क्यों ना, अगर कोई आपके सामने अचानक से गायब हो जाता है तो सबको वो भूत ही लगता है। तभी उन सभी को एक मशीन के ऊपर से आवाज़ आती है, लगता है तुम सभी कुछ ढूंढ रहे हो। उस आवाज़ को सुनकर सभी की नज़र उस मशीन के ऊपर जाती है जहां से वो आवाज़ आई थी। वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि शिवा की ही थी। शिवा को उस मशीन पर देखकर सभी घबरा गए थे, क्योंकि किसी ने भी शिवा को मशीन पर चढ़ते हुए नहीं देखा था और शिवा उन सबके सामने से गायब हुआ था। उन सभी आदमियों का बॉस डरते हुए बोला, देख हमें तुझसे नहीं जानते और हम तुझे कुछ करेंगे भी नहीं, तो तू हमारे काम में टांग मत अड़ा। शिवा चाहते की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो यहाँ अपने कस्टमर का सामना वापस देने आया हूँ, और वैसे भी उसने मेरे पैसे भी नहीं दिए, मुझे वे भी तो लेने हैं। उन आदमियों का बॉस बोला, तू जितने मांगेगा हम तुझे उतने पैसे देंगे, पर तू यहाँ से चला जा। शिवा बोला, मेरी कस्टमर वो खूबसूरत लड़की है, ना कि तेरे जैसा सांड। शिवा की बात सुनकर चाहत ने खुद से कहा, ऐसे हालतों में भी ये मजाक कर रहा है, ये है कौन? इसे देखकर तो नहीं लग रहा कि ये कोई टैक्सी ड्राइवर है। सभी की नज़र शिवा पर ही टिकी हुई थी और तभी एक गुंडे ने अपनी बंदूक निकालकर शिवा को शूट कर दिया, लेकिन गोली की आवाज़ के साथ ही शिवा उस मशीन से भी गायब हो गया था। शिवा के गायब होते ही एक एक करके सभी गुंडे नीचे गिरने लगे और दर्द में चिल्लाना शुरू कर दिया। शिवा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था और अब बस उन आदमियों का बॉस ही सही सलामत खड़ा था, वरना बाकी सभी नीचे जमीन पर पड़े दर्द में चिल्ला रहे था। उन आदमियों के बॉस ने अपनी बंदूक निकालकर चाहत के सर पर रखते हुए कहा, लड़के अगर तू सामने नहीं आया तो मैं इस लड़की की खोपड़ी उड़ा दूंगा। बॉस की बात सुनते ही शिवा अचानक से उसके सामने आ जाता है।
शिवा को अचानक अपने सामने देख बॉस घबरा जाता है और एक कदम पीछे ले लेता है, जिसका फायदा उठाकर शिवा के सेकंड के अंदर ही उसके हाथ से उसकी बंदूक छीनकर उसके ऊपर ही निशाना लगा देता है। शिवा के हाथ में बंदूक देखकर बॉस घबरा कर बोला, देख तू मुझे जाने दे, फिर तू जो कहेगा मैं वही करूंगा, तू पैसे मांगेगा पैसे दूंगा, तू जो। बॉस की बात खत्म होने से पहले ही शिवा ने उसकी टांग में गोली मार दी और बॉस दर्द में चिल्लाने लगा। फिर कुछ ही देर में वहां पर पुलिस आ गई। पुलिस वालों के साथ वहां पर चाहत के पिता भास्कर और उनकी पत्नी सुमन भी थी। पुलिस ने आते ही चाहत और अंजलि को छुड़ाया और बाकी सभी गुंडों को पकड़कर हथकड़ी लगाकर अपने साथ लेकर जाने लगे। पुलिस वालों ने शिवा को भी हथकड़ी लगा दी थी और उसे भी अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे थे। शिवा ने उन सभी पुलिस ऑफिसर के इंचार्ज से कहा, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मैंने ही तो पुलिस को बुलाया था और इन दोनों को भी तो मैंने ही बचाया है। शिवा की बात सुनकर पुलिस वाला बोला, तुझे जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में जाकर कहना, अभी चुपचाप हमारे साथ चल, छोड़ दो इसे और सभी बाहर जाओ, इससे मैं खुद बात करूंगा। उन सभी पुलिस वालों के एक आवाज आई जो कि उनके असली इंचार्ज की थी और वो देखने में भी काफी खतरनाक लग रहा था। उसका सांवला रंग और मस्क्यूलर बॉडी शिवा तो उसके सामने बच्चा लग रहा था। अपने इंचार्ज को देखकर दो पुलिस वालों ने बात करते हुए कहा, आज तो ये लड़का गया। एक बार पहले भी राहुल सर ने एक गुंडे से इसी तरह बात की थी और उसे मारकर ही बाहर आए थे। इस तरह की बातें करते हुए सभी फैक्ट्री से बाहर चले जाते हैं और अब फैक्ट्री में शिवा और राहुल के सिवाय और कोई भी नहीं था। राहुल अपने चारों तरफ देखने के बाद हंसते हुए शिवा से बोला, बॉस आखिरकार आपने अपना मिशन पूरा कर ही दिया, तो अब आप वापस कब आ रहे हो। शिवा के साथ बात करते हुए राहुल का पूरा बर्ताव ही बदल गया था। ऐसा लग रहा था राहुल शिवा का कोई नौकर हो और वो उसे खुश करने की कोशिश कर रहा हो। शिवा अपने आप ही अपनी हथकड़ी खोल लेता है और उसे राहुल को देते हुए कहता है, मैं अब कभी वापस नहीं आ रहा हूं और नहीं अब मैं तुम्हारा कोई बॉस हूं। मैंने बस ये मिशन भी इसलिए पूरा किया है क्योंकि तुम मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन करा रहे हो। इतना कहकर शिवा वहां से जाने लगता है और राहुल पीछे से शिवा को बोला, बॉस आप वापस आओ या ना आओ लेकिन आप ही मेरे बॉस रहोगे और मैं हमेशा आपकी मदद करूंगा। शिवा राहुल की बात पर ध्यान भी नहीं देता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। शिवा को जाता देख राहुल बोला, मैं जानता हूं ये सब आप किसकी वजह से कर रहे हो। शिवा अपनी सोच में ही गुम था कि तभी शिवा को हिलाते हुए भास्कर का बॉडीगार्ड बोला, सर चलिए कार में, भास्कर आपका कार में इंतजार कर रहे हैं। बॉडीगार्ड के हिलाने पर शिवा होश में आता है और भास्कर की कार में जाकर बैठ जाता है और एक अजीब मुस्कान के साथ कहता है, मैं जानता हूं आप यहां पर क्यों आए हैं, क्योंकि आपको। चाहत के पिता भास्कर को शिवा से क्या काम था जो वे उससे मिलने के लिए उसके कॉलेज आ गए। शिवा की असली सच्चाई क्या थी, कौन था शिवा जो उससे पुलिस टीम का इंचार्ज राहुल भी इज्जत से बात कर रहा था। जानने के लिए पढ़ते रहिए लो प्रोफाइल बॉय। एपिसोड 3 हरजाना भरो। शिवा के कॉलेज में उससे मिलने के लिए चाहत के पिता भास्कर अरोड़ा आए थे क्योंकि शिवा ने चाहत की जान बचाई थी और शिवा उनसे बात करने के लिए उनकी कार में जाकर बैठ जाता है। अब आगे शिवा कार में बैठकर एक अजीब मुस्कुराहट के साथ भास्कर से बोला, मैं जानता हूं आप यहां पर क्यों आए हैं, क्योंकि मैंने आपकी बेटी की जान बचाई है और आप मुझे थैंक्स कहने के लिए आए हैं। देखिए वैसे मुझे पैसों का लालच तो नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपका मन करे तो। शिवा को इस तरह खुद के मुंह से ही पैसों की बात करते देख भास्कर को शिवा के ऊपर गुस्सा आता है। भास्कर ने अपने मन में कहा, इस जैसा बेशर्म लड़का मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। भास्कर एक गहरी सांस लेकर बोला, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें थैंक्स कहने नहीं बल्कि कुछ और बात करने आया हूँ। आपको मुझसे और क्या बात करनी है। भास्कर गुस्से से शिवा को देखते हुए बोला, पिछले हफ्ते तुम एक होटल में काम कर रहे थे और कल अचानक से तुम एक टैक्सी ड्राइवर बन गए और तुमने मेरी बेटी की जान भी बचाई, और इतना ही नहीं बल्कि आज तुम मेरी बेटी के स्कूल में भी आ गए। मुझे सच सच बता दो कि तुम कौन हो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। भास्कर की बात सुनकर शिवा के भाव अचानक से बदल जाते हैं। अपने चेहरे पर गुस्से के भाव से शिवा कार का दरवाजा खोलता है और शिवा को उठाकर कार से फेंक देता है। भास्कर कार से बहुत दूर जाकर गिरता है और उसी के साथ शिवा भी कार से कूदकर भास्कर के पास आ जाता है। भास्कर नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था और शिवा उसके सामने खड़ा था, जबकि भास्कर के बाकी बॉडीगार्ड ने शिवा के ऊपर अपनी बंदूकों का निशाना लगा रखा था। भास्कर गुस्से से बोला, तू ये क्या कर रहा है, क्या तू मरना चाहता। भास्कर की बात पूरी होने से पहले ही वहां पर एक धमाका होता है जो कि भास्कर की कार में हुआ था और भास्कर की कार के छितरे उड़ गए थे। अपनी कार में धमका देखकर भास्कर की आंखें फटी की फटी रह गई थी। शिवा एक शैतानी मुस्कान के साथ भास्कर से बोला, क्या ये भी मैंने किया है। भास्कर खड़ा होकर बोला, नहीं ये तुम्हारा काम नहीं हो सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर अचानक से आया हूँ, तुम्हें तो इस बारे में पता भी नहीं था कि मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये काम जरूर मेरे किसी पुराने दुश्मन का होगा। भास्कर की बात सुनकर शिवा बोला, वैसे यहाँ तो आप मुझे अपनी बेटी की जान बचाने के लिए थैंक्स बोलने के लिए आए थे और मैंने तो आपकी जान भी बचा दी, तो क्या अब इनाम थोड़ा ज्यादा मिलेगा। इतना कहकर शिवा वहां से चला जाता है और भास्कर उसे देखता रह जाता है। भास्कर ने अपने बॉडीगार्ड से चिल्लाकर कहा, मुझे जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलो, इसने मुझे इतनी जोर से फेंका है कि मेरे पेट की हड्डी टूट गई होगी।
भास्कर का बॉडीगार्ड बोला, पर सर पेट में तो हड्डी ही नहीं होती। जितना बोला है उतना करो, फालतू ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। भास्कर गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला और अपने बॉडीगार्ड के साथ वहां से चला गया। शिवा कॉलेज से जाने के बाद सीधा एक छोटे से होटल में जाता है। वो होटल बिल्कुल एक ढाबे के जैसा था, बस फर्क इतना था कि वहां पर 4 पाई की जगह टेबल और चेयर रखी थी और वे एक खुले मैदान के जैसा था। शिवा उस होटल में एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है जहां जल्दी से उसके पास एक खूबसूरत लड़की आती है। सर, आप क्या लेना पसंद करेंगे? शिवा बिना उस लड़की की तरफ देखे बोला, यहाँ पर क्या क्या मिलता है? शिवा का ऐसा एटीट्यूड देख उस लड़की को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो भी थोड़े एटीट्यूड में कहती है, सर आपके आगे मेनू रखा है, आप उसमें देख लीजिए। उस लड़की की बात सुनकर शिवा मेनू उठाकर उसमें देखने लगता है यहाँ पर खाने के लिए क्या मिलता है। मेनू देखकर शिवा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। शिवा खुद से बोला, यहाँ तो खाना बहुत महंगा मिलता है। शिवा ने फिर मेनू टेबल पर वापस रखते हुए कहा, यहाँ पर सबसे सस्ता जो भी मिलता है वो लेकर आ जाओ। शिवा की बात सुनकर उस लड़की ने गुस्से में वहां से मुड़ते हुए खुद से कहा, इतरा तो ऐसे रहा था जैसे कि पता नहीं कितनी बड़ी बाप की औलाद हो और मंगवा सबसे सस्ती चीज रहा है। वो लड़की फिर शिवा के लिए उसका ऑर्डर लेने के लिए चली जाती है। वो लड़की ज्यादा वक्त ना लगाते हुए शिवा के लिए आलू की टिक्की चाट लेकर आ जाती है और शिवा के टेबल पर रखती है। शिवा उस टिक्की चाट को देखकर बोला, ये क्या है? उस लड़की ने तुरंत जवाब दिया, ये टिक्की चाट है और हमारे यहाँ सबसे सस्ती यही है और मैं तुम्हें बता दूं कि ये भी 100 रुपए की है। उस लड़की की बात सुनकर शिवा ने हैरानी में अपनी चेयर से उठते हुए कहा, 100 रुपए की टिक्की चाट, ये कैसा मजाक है? 10 वाली टिक्की तुम मुझे 100 रुपए में दे रही हो? वो लड़की बोली, ये इतने की ही आती है और अगर तुम्हें 10 वाली चाट खानी है तो किसी रेडी पर जाकर खाओ, यहाँ पर इतने की ही आती है। खानी हो तो खाओ वरना पानी पीकर निकल जाओ क्योंकि पानी फ्री का है। इतना बोलकर वो लड़की वापस अपने काम पर लग जाता है और शिवा भी हंगामा ना करते हुए बैठ जाता है और खुद से कहता है, कितनी महंगाई बढ़ गई है, आजकल तो एक चाट भी 100 रुपए में मिल रही है। मुझे यही खानी होगी क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे पास पैसे भी नहीं है। इतना कहकर शिवा अपनी चाट खानी शुरू कर देता है। तभी शिवा के साइड की टेबल पर बैठा एक लड़की चिल्लाता है, इस होटल की मालिक कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। उस लड़के की आवाज़ सुनकर वो लड़की वापस आती है जिसने शिवा को चाट खाने के लिए दी थी और उस आदमी से कहती है, सर आप मुझे बताइए क्या हुआ है, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? वो आदमी गुस्से से बोला, मुझे तुझसे नहीं तेरे मालिक से बात करनी है, चल उसे बुला कर ला। मैं हूँ यहाँ की मालिक, मेरा नाम मानसी है, आप मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है? एक 27 साल की खूबसूरत लड़की जिसने एप्रन पहन रखा था और उस लड़के के पास आकर खड़ी हो जाती है। मानसी को देखकर उस आदमी ने गुस्से से कहा, तुम्हारे खाने में कीड़ा था जो कि गलती से मेरे मुंह में चला गया और अब मैंने वो खा लिया। वो आदमी सरासर झूठ बोल रहा था और मानसी भी ये बात जानती थी, लेकिन वो उस आदमी को ये कहकर गुस्सा नहीं दिला सकती थी क्योंकि मानसी अपने होटल में कोई हंगामा नहीं चाहती थी। अगर उसके होटल में हंगामा हुआ तो उससे मानसी को ही नुकसान होगा और उसके होटल के कस्टमर कम हो जाएंगे। मानसी ने शांति से कहा, सर मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ, आपको इस खाने के पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं माफ़ी के तौर पर ऐसा ही कर सकती हूँ। मानसी की बात सुनकर उस आदमी ने गुस्से में कहा, तुझे क्या लगता है तेरे माफ़ी मांगने से अब मेरे मुंह का स्वाद ठीक हो पाएगा? उस आदमी का दूसरा साथी बोला, तुम्हें इसका हर्जाना देना चाहिए। मानसी बोली, हर्जाना? मैं हर्जाने में क्या कर सकती हूँ? मानसी जल्द से जल्द इस हंगामे को खत्म करना चाहती थी। तभी उस आदमी ने कहा, मुझे हर्जाने में 10,000 रुपये चाहिए। उस आदमी की बात सुनकर मानसी हैरानी में बोली, 10,000? ये तो बहुत ज़्यादा है, आप कुछ ज़्यादा ही पैसे नहीं मांग रहे हो? वो आदमी मानसी को अपनी गंदी नज़र से देखते हुए बोला, वैसे अगर तुम पैसे नहीं देना चाहती तो ठीक है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ एक रात भी बिता सकती हो। उस आदमी की बात सुनकर मानसी को गुस्सा आ गया था, पर मानसी कुछ कह पाती उससे पहले ही मानसी के होटल में काम करने वाली लड़की ने गुस्से में कहा, तू अपनी हद से बाहर जा रहा है, सब जानते हैं कि हमारे खाने में कोई कीड़ा नहीं था, तू झूठ बोल रहा है और फिर भी हम तुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन तू तो सर पर ही चढ़ा जा रहा है। मैं भी पुलिस को बुलाती हूँ, तुझे हर्जाना वही देंगे। इतना कहकर वो लड़की अपना फ़ोन बाहर निकाल लेती है, पर उससे पहले ही वो आदमी गुस्से में उठता हुआ अपनी टेबल पर इतनी जोर से हाथ मारता है कि वो टेबल उसके साइड में बैठे शिवा की टेबल पर जाकर लगती है और शिवा की टिक्की नीचे गिर जाती है। शिवा को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था क्योंकि उसके पास सिर्फ इसी टिक्की चाट के पैसे थे और वो उसे भी नहीं खा पाया था। उस आदमी ने खड़े होकर उस लड़की के हाथ से फ़ोन छीनकर गुस्से में कहा, तुझे क्या लगता है पुलिस हमारा कुछ कर पाएगी? मैं ब्लैक फॉक्स गैंग का आदमी हूँ और पुलिस हमारा कुछ भी नहीं कर सकती। उस आदमी की बात सुनकर उस होटल से एक एक करके सभी आदमी भाग जाते हैं और एक लड़का उस आदमी को रोकने के लिए आता है, लेकिन उस आदमी का दूसरा साथी उसके पेट में लात मारकर कहता है, क्या बे तुझे हीरो बनने का बहुत शौक है? चुपचाप यहाँ से भाग जा वरना तुझे शहीद कर दूंगा। उस आदमी की बात सुनकर वो लड़का भी वहां से भाग जाता है और अब उस होटल में सिर्फ वे दोनों लड़कियां और उस आदमी के 2 साथी के सिवाय सिर्फ शिवा ही बचा था जो कि अपनी चेयर पर बैठा हुआ नीचे पड़ी अपनी टिक्की चाट को देख रहा था।
उस आदमी ने अपनी तिरछी नज़रों से मानसी को देखकर कहा, तेरी वजह से आज मैंने एक कीड़ा खाया है, मैं पैसे तो वसूल करके ही जाऊंगा। उस आदमी के इरादे उसकी नज़रों से साफ पता चल रहे थे, जिस वजह से मानसी और वो लड़की घबराई हुई थी। मानसी ने घबराते हुए उस आदमी से कहा, सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमारे खाने में कोई कीड़ा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको 10,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। वो आदमी मानसी का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बोला, तुम ये साबित करो कि तुम्हारे खाने में कोई कीड़ा नहीं था और वो मैंने नहीं खाया, वरना आज मैं पैसे नहीं तुम्हें लेकर जाऊंगा। उस आदमी की बात सुनकर मानसी घबरा गई थी और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा था। मानसी समझ नहीं पा रही थी को इस आदमी से कैसे बचे, क्योंकि मानसी के पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था जिससे वो ये साबित कर सके उस आदमी ने कीड़ा खाया है या नहीं। तभी शिवा अपनी चेयर पर बैठा हुआ ही बोला, अगर तुझे सबूत चाहिए तो बाद में ले लेना, पहले तू मेरी टिक्की चाट का हर्जाना भर, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। वो आदमी मानसी के साथ जो कर रहा था, क्या शिवा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था? क्या शिवा अपना हर्जाना लेकर मानसी को वहीं पर छोड़कर चला जाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए लो प्रोफाइल बॉय। एपिसोड 4 किराए का घर। शिवा एक छोटे से होटल में खाना खाने के लिए जाता है, लेकिन वहां का खाना बहुत महंगा होता है, जिस वजह से शिव सिर्फ एक आलू की टिक्की चाट ही मंगवाता है, पर वो भी उसके साइड में बैठ ब्लैक फॉक्स गैंग का आदमी नीचे गिरा देता है। अब आगे वो आदमी उस होटल की मालिक मानसी और वहां काम करने वाली एक लड़की को छेड़ रहा था। तभी शिवा ने उसे कहा, जल्दी से मेरी टिक्की का हर्जाना भर, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। शिवा की बात सुनकर वो आदमी और उसका साथी शिवा की तरफ देखकर बोले, अबे तू कौन? शिवा इस पर कुछ नहीं बोला। फिर उस आदमी ने शिवा के ऊपर ध्यान ना देकर मानसी और दूसरी लड़की से फोन छीन लिया। शिवा कुछ सोचकर बोला, तुम इनसे किस चीज का हर्जाना ले रहे हो? उस आदमी के साथी ने कहा, तुझे इससे क्या, तू यहाँ जाना। शिवा वहां से जाने की बजाय गुस्से में उसे देखने लगता है, जिस पर उस आदमी के साथी ने घबराहट में कहा, क्योंकि इनके खाने में कीड़ा था जो कि मेरे बॉस ने खा लिया। शिवा बोला, लेकिन उस खाने में तो कोई भी कीड़ा नहीं था। शिवा की बात सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोला, तुझे इससे क्या, कीड़े में खाना हो या ना, तू अपना काम करना, और वैसे भी तेरे पास इस चीज का क्या सबूत है कि खाने में कीड़ा नहीं था? शिवा एक मुस्कुराहट के साथ बोला, मेरे पास सबूत है ना, तुम उल्टी करके देखो, हमें पता चल जाएगा तुम सच बोल रहे हो या झूठ। शिवा की बात सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ गया था और वो शिवा को कुछ कहता उससे पहले ही शिवा ने उसके पास जाकर उसके पेट में एक जोर से मुक्का मारा, जिस वजह से उस आदमी के मुंह से उल्टी हो गई। शिवा ने उस आदमी को नीचे उसी की उल्टी पर गिरते हुए कहा, चलो अब जल्दी इसमें कीड़ा ढूंढो। शिवा ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी उस आदमी का साथी भी शिवा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन शिवा को उसका हमला लगता उससे पहले ही शिवा उसकी दोनों टांगों के बीच में लात मारता है और वो आदमी भी अपने घुटनों पर आ जाता है। शिवा ने उन दोनों को गुस्से से कहा, जल्दी से इस उल्टी में कीड़े को ढूंढो, वरना पुलिस तुम्हें ढूंढती रह जाएगी और तुम मिलोगे भी नहीं। शिवा की बात सुनकर वे दोनों आदमी घबरा जाते हैं और शिवा से माफी मांगने लगते हैं, जिस पर शिवा उन्हें छोड़ देता है और जैसे ही वे दोनों खड़े होते हैं वे दोनों भागते हुए शिवा को धमकी देते हैं, तूने ब्लैक फॉक्स गैंग से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। शिवा हंसता हुआ उन्हें वहां से जाते हुए देखने लगता है और फिर वो वहां से जाने लगता है, पर तभी मानसी ने उसे रोक लिया। शिवा को लगता है कि मानसी ने उसे इसलिए रोका है क्योंकि वो उससे अपनी टिक्की चाट के पैसे लेगी। शिवा पीछे मुड़कर उसे कुछ कहने वाला ही होता है, तभी मानसी शिवा को थैंक यू कहकर आगे बोली, अगर आज आप यहाँ पर नहीं होते तो पता नहीं वो कमीना आदमी हमारे साथ क्या करता। हम आपके लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, पर मेरे पास ये कुछ पैसे हैं, अगर आप चाहे तो आप ये ले सकते हैं। शिवा मानसी के हाथ में पैसे देखता है और उसके चेहरे पर तुरंत एक बड़ी मुस्कान आ जाती है, पर शिवा ने खुद पर कंट्रोल करते हुए कहा, देखिए मैंने आपकी मदद पैसों के लिए नहीं की, और अगर मैं आपसे पैसे लेता हूं तो मुझमें और उन आदमियों में क्या अंतर रह जाएगा, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से, मुझे ही शर्म करनी चाहिए जो मैं आपको पैसे देने के बारे में सोच रही थी। भला इतने महान आदमी को पैसों का क्या लालच? मानसी जल्दी से अपने पैसे वापस अपने पास रखकर बोली। मानसी की बात सुनकर शिवा को अपने कहे शब्दों पर पछतावा होता है और वो खुद से कहता है, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ज्यादा महान नहीं बनना चाहिए था। तभी मानसी बोली, वैसे अगर तुम्हें मुझसे कोई और मदद चाहिए हो तो तुम बता सकते हैं, मैं तुम्हारी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगी। शिवा कुछ सोचकर मानसी से बोला, अगर तुम मेरी मदद कर सकती हो तो मुझे एक घर की जरूर है, मतलब मैं अपने लिए किराए पर एक घर ढूंढ रहा हूं, अगर तुम्हारी नज़र में कोई घर हो तो। शिवा की बात सुनकर मानसी खुशी से बोली, मंदिर के सामने खड़े होकर भगवान का पता पूछ रहे हो? शिवा बोला, क्या मतलब, मैं कुछ समझ नहीं पाया। मानसी ने जवाब देते हुए कहा, मतलब कि किराए का घर मेरी नज़र में नहीं बल्कि मेरा ही है, मेरे पास 2 घर है और मैं उसमें से एक किराए पर दे रही हूं, तो तुम वहां पर रह सकते हो। शिवा तुरंत हाँ कर देता है और फिर मानसी शिवा को वो घर दिखाने के लिए चली जाती है। शिवा ने चलते हुए अचानक से मानसी को कहा, वैसे ये घर तुम्हारे पास कब से है? क्या मतलब? मानसी हैरानी में बोली, जिस पर शिवा ने कहा, मतलब कि तुम्हें ये घर अचानक से किराए पर देने की क्या जरूरत पड़ गई?
मानसी ने हंसते हुए शिवा के सवाल का जवाब दिया, मैं ये घर अचानक से किराए पर नहीं दे रही हूँ, वो पहले उस घर में एक लड़की रहती थी जो अब उस घर को छोड़ना चाहती है, इसीलिए अब मुझे अपने घर के लिए दूसरा किराएदार ढूंढना पड़ रहा है। मानसी एक पल रुककर आगे बोली, और हाँ एक बात और, जिस लड़की के बारे में मैंने तुम्हें बताया वो अभी तक अपना सामान उस घर से लेकर नहीं गई है, तो आज तुम उस लड़की का कोई भी सामान मत छेड़ना। शिवा ने हाँ में सर हिला दिया और फिर कुछ ही देर में वे दोनों उस घर में भी आ गए। वो घर बड़ा और आलीशान था जिसे देखकर शिवा के होश उड़ गए थे। शिवा उस घर को देखकर हैरानी में बोला, इतना बड़ा घर तुम्हारा है और फिर भी तुम उस छोटे से होटल में काम करती हो। शिवा की बात सुनकर मानसी शांत हो जाती है और उसके चेहरे पर उदासी आ जाती है। मानसी को उदास देखकर शिवा बोला, क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? मानसी अपने उदास चेहरे के साथ ही बोली, तुमने कुछ भी गलत नहीं बोला है। असल में मेरे पति ने इस घर पर लोन ले रखा है और लोन लेकर वो खुद तो यहाँ से भाग गया और लोन वाले मुझे आकर परेशान करते हैं, जिस वजह से मैंने वो होटल खोला है जिससे मैं लोन के पैसे दे सकूं। शिवा एक पल ठहर कर बोला, वैसे क्या तुम्हारा पति क्या अब दोबारा वापस नहीं आएगा? मानसी ने हंसते हुए जवाब दिया, वो कभी कभी वापस आ जाता है पर वो ज्यादा वक्त मेरे साथ नहीं रहते हैं। मानसी की बात सुनकर शिवा बिल्कुल चुप खड़ा होता है। तभी मानसी ने बात को बदलते हुए कहा, ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हें घर कैसा लगा? जिस पर शिवा ने खुश होते हुए कहा, ये घर तो किसी महल के जैसा है, अब तो पक्का है कि मैं यहीं पर रहूंगा, तुम बस इसका किराया बताओ। मानसी मुस्कुराते हुए बोली, तुमने मेरे ऊपर एहसान किया है इसलिए मैं तुमसे पैसे तो नहीं लेना चाहती थी, पर मुझे पता है कि तुम एक खुददार इंसान हो तो तुम अपनी खुददारी पर बात नहीं आने दोगे। इस घर का किराया 8,000 सिर्फ तुम्हारे लिए। शिवा शांत होकर बोला, अगर किराया मैं तुम्हें अगले महीने दूं तो कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी, तुम जब चाहो तब पैसे दे सकते हो, मानसी खुशी से बोली। मानसी ने फिर कुछ सोचकर कहा, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई कि ये घर 2 हिस्सों में बटा हुआ है और तुम्हारा हिस्सा ये राइट वाला है और लेफ्ट वाले हिस्से में एक दूसरी लड़की रहती है, तो तुम उस जगह पर मत जाना वरना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। शिवा बेफिक्री से बोला, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई परेशानी खड़ी नहीं करूंगा। शिवा की बात सुनकर मानसी ने शिवा से कहा, अब मैं जा रही हूं, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे फ़ोन कर देना, तुम मेरा फ़ोन नंबर ले लो। अपना नंबर देकर मानसी वहां से चली जाती है, जिसके बाद शिवा पूरे घर को ध्यान से देखने लगता है। शिवा बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे रहने के लिए इतना अच्छा घर जो मिल गया था। शिवा फिर सोफे पर बैठ जाता है जहां पर एक टेडी बियर रखा था जिसमें से परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। शिवा ने उस टेडी बियर को उठाकर कहा, इसमें से तो परफ्यूम की खुशबू आ रही है। लगता है मानसी सही कह रही थी, यहाँ पर सच में एक लड़की रहती थी और उसे गए हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ, इसीलिए तो इसमें से उसकी खुशबू आ रही है। शिवा ने फिर उस टेडी बियर को सोफे पर वापस रखते हुए खुद से कहा, मैं इस वक्त बहुत गंदा लग रहा हूँ, वैसे भी मैं काफ़ी वक्त से नहाया नहीं हूँ, मुझे नहा लेना चाहिए। इतना बोलकर शिवा नहाने के लिए चला जाता है और नहाने लगता है। नहाते हुए शिवा के चेहरे पर उदासी दिख रही थी, जैसे उसे कोई बुरा लम्हा याद आ गया हो। शिवा उस लम्हे को याद करके खुद से बोला, उस बात का मुझे आज भी पछतावा रहेगा कि मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, लेकिन मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगा। मैं एक आम जिंदगी जीऊंगा और मैंने अब एक कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया, अब उस कॉलेज में मैं बाकी बच्चों की तरह पढ़ूंगा। वही उस घर के अंदर एक खूबसूरत लड़की आती है जो कि थकी हुई दिखाई दे रही थी। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी पार्टी में से आई हो और पार्टी में वो बहुत थक गई हो। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शिवा के स्कूल की टीचर पलक थी। पलक ने थकी हुई आवाज में खुद से कहा, मैं आज से बाद कभी भी ऐसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, आज तो मैं बहुत थक गई। अब तो मुझे तब तक आराम नहीं मिलेगा जब तक मैं नहा नहीं लेती। इतना कहकर पलक वॉशरूम की तरफ जाने लगती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो उसे वहां पर शिवा दिखाई देता है, वो भी बिना कपड़ों के। शिवा के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। शिवा अपने सामने जैसे ही पलक को देखता है तो वो बेशर्मों की तरह उसकी तरफ देखकर बोला, मैडम आप कैसी हो? पलक ने शिवा की बात का जवाब देने की बजाय जोर से चिल्लाई और दरवाजा बंद करके गुस्से से बोली, बेशर्म लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे? क्या तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि किसी दूसरे के घर में जाकर उनका वॉशरूम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खासकर कि उनसे बिना पूछे तो बिल्कुल भी नहीं। शिवा ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, तमीज तो आपको सीखनी चाहिए, आप एक लड़के को वॉशरूम में घुसकर बिना कपड़ों के देख रही हो। पलक गुस्से में चिल्लाकर बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो? अभी मैं पुलिस बुलाती हूँ। आज के बाद तुम कभी भी बिना पूछे किसी के घर में नहीं घुसोगे और खासकर उनके वॉशरूम में। क्या अब पलक सच में पुलिस को बुला लेगी या फिर शिवा पलक को शांत करा देगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए लो प्रोफाइल बॉय। एपिसोड 5 कंपटीशन। शिवा मानसी को गुंडों से बचाता है, जिसके बाद मानसी शिवा को अपना घर किराए के लिए दे देती है, जहां पर पहले पलक रहती थी और शिवा अपने किराए के घर में आकर वॉशरूम में जाकर नहाने लगता है, पर अचानक से वहां पर पलक आ जाती है। अब आगे शिवा जल्दी से मानसी को फोन मिलाकर उसे सब कुछ बताता है, जिसके बाद मानसी जल्दी से पलक को सब कुछ समझाती है और आखिर में कहती है, ये सब कुछ मेरी ही गलती है, मैंने ही तुम्हें कुछ नहीं बताया, मैं अभी वहां पर आती हूँ, फिर वहीं पर आकर बात करूंगी।
इतना कहकर मानसी फोन काट देती है और फिर शिवा बोला, देखा आपने मैम, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। शिवा की बात सुनकर पलक गुस्से में बोली, हाँ ठीक है, अब चुपचाप वहां पर बैठे रहो। तभी शिवा के फोन पर किसी का कॉल आता है और शिवा जैसे ही उस कॉल को रिसीव करता है तो दूसरी तरफ से कोई आदमी इंग्लिश में बात करता है, जिसका जवाब देते हुए शिवा भी इंग्लिश में बोला, डोंट वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स, जस्ट डू योर वर्क क्वाइटली एंड रिमेंबर वन थिंग, आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क यू हैव टू गो टू दैट इडियट, नॉट मी। शिवा अपनी पूरी बात इंग्लिश में कर रहा था और शिवा को इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते देख पलक के होश उड़ गए थे। वो बस हैरानी से शिवा को ही घूर रही थी। पलक खुद से बोली, मैं खुद एक इंग्लिश टीचर हूँ लेकिन इतनी अच्छी इंग्लिश तो मैं भी नहीं बोल सकती। मुझे इसकी ज़रूरत है, अगर मुझे उससे छुटकारा चाहिए तो मुझे इसकी मदद लेनी पड़ेगी। फोन पर बात करने के बाद शिवा चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है। तभी पलक ने शिवा की तरफ देखकर कहा, यहाँ से जाने के बाद तुम कहाँ जाओगे? शिवा उदास चेहरे के साथ बोला, पता नहीं, शायद आज की रात मुझे सड़क पर ही बतानी पड़े। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जो मैं किसी होटल में ही चला जाऊं। शिवा की बात सुनकर पलक एक मुस्कुराहट के साथ बोली, देखो तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पलक की बात सुनकर शिवा उसके पास आकर बेशर्मों की तरह बोला, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? आखिरकार मैं हूं ही इतना ज़्यादा हैंडसम, जो भी लड़की मुझे एक बार देख लेती है वो मेरे प्यार में पड़ ही जाती है। शिवा की बात सुनकर पलक ने उसके गाल पर चाटा मारते हुए कहा, अपनी हद में रहो और चुपचाप मेरी बात सुनो। चाटा खाकर शिवा शांति से बैठ गया। फिर पलक बोली, देखो मेरी पहली शर्त है कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो अपनी हद में रहना होगा, मतलब अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पलक एक गहरी सांस लेकर आगे बोली, मेरी दूसरी शर्त यह है कि तुम्हें मेरे लिए एक कंपटीशन जीतना है। कंपटीशन? लेकिन किस तरह का कंपटीशन? पलक के मुंह से कंपटीशन का नाम सुनकर शिवा हैरान हो गया था और उस कंपटीशन के बारे में जानने के लिए शिवा थोड़ा एक्साइटेड भी था। पलक ने कंपटीशन के बारे में बताते हुए कहा, वो कोई ज़्यादा बड़ा कंपटीशन तो नहीं है, असल में वो एक इंग्लिश स्पीच कंपटीशन है जो मैं जीतना चाहती हूँ। इंग्लिश स्पीच कंपटीशन के बारे में सुनकर शिवा की सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और शिवा बेशर्मों की तरह बोला, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, आपने तो मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहे हो, तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ। शिवा की बातें सुनकर पलक का गुस्सा शिवा के ऊपर बढ़ता जा रहा था, पर वो कंपटीशन जीतना चाहती थी, जिस वजह से उसने शिवा की बेवकूफ़ी को सहन कर लेती है। शिवा ने अचानक से गंभीर होकर कहा, पर तुम ये कंपटीशन जीतना क्यों चाहती हो? इसमें ऐसा भी क्या खास है? पलक बोली, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, बस तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम उस कंपटीशन में हिस्सा लोगे? शिवा बोला, अगर तुम मुझे यहाँ रहने दे रही हो तो फिर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। शिवा की बात सुनकर पलक खुश हो गई थी और अपनी खुशी वो चाहकर भी नहीं छिपा पा रही थी। पलक कुछ सोचकर शिवा से बोली, तुम कंपटीशन में हिस्सा तो ले रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम वहां पर किसी को भी ये मत पता चलने देना कि तुम मेरे स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारी टीचर। शिवा बोला, तो फिर मैं उनसे क्या बोलूंगा कि मैं तुम्हारा कौन लगता हूँ? हमें अपना कुछ तो रिश्ता बताना ही होगा। क्यों हम ये कह दे कि हम दोनों लवर है? शिवा एक अजीब मुस्कान हंसते हुए पलक की तरफ देखकर बोला। शिवा की बात सुनकर पलक गुस्से में बोली, तुम चुप रहो समझे, मैं कुछ सोच रही हूँ। पलक कुछ सोचकर बोली, क्यों ना हम ये कहे कि हम दोनों भाई बहन हैं? शिवा तुरंत बोला, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमने ऐसा कहा था सभी हमारा झूठ आसानी से पकड़ लेंगे और जब हम ये बात मानसी को बताएंगे तो वो सबसे पहले ये पूछेगी कि जब हम दोनों एक दूसरे को जानते ही थे तो फिर हमने उसे फ़ोन क्यों किया था। शिवा की बात मानसी को सही लगती है, जिस पर वो सोच में पड़ जाती है। तभी शिवा बोला, क्यों ना हम ये कहे कि हम दोनों दोस्त हैं और हमें एक साथ रहने में कोई तकलीफ नहीं है, इससे मानसी को भी हमारे ऊपर ज़्यादा शक नहीं होगा। पलक भी शिवा की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है और फिर कुछ ही देर में मानसी भी वहां पर आ जाती है, जहां पर शिवा ने मानसी से कहा, हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, असल में हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं और हमें एक साथ रहने में कोई भी तकलीफ नहीं है। उन दोनों की बात सुनकर मानसी उन्हें शक की नज़रों से देखने लगती है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं कहती है क्योंकि इसमें उसी का फायदा था। मानसी बोली, अगर अब सब कुछ ठीक है तो मतलब अब मेरी यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हें पता है, जब तुम्हारा फ़ोन आया था तो मैं घबरा गई थी क्योंकि मुझे लग रहा था अब सब कुछ गड़बड़ होने वाली है, पर मुझे खुशी है कि सब कुछ ठीक हो गया। मानसी आगे बोली, अगर अब मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं चलती हूँ, लेकिन मैं ये बात मानने से पीछे नहीं हट सकती कि मुझसे गलती हुई थी और अपनी गलती के लिए मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम मेरे छोटे से होटल में आकर खाना खा सकते हो, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी। फ्री का खाना सुनकर शिवा तुरंत खुशी से बोला, अगर ऐसा है तो मैं खाना खाने के लिए जरूर आऊँगा, मुझे बहुत खुशी होगी। मानसी फिर वहां से चली जाती है। मानसी के जाते ही शिवा ने पलक से कहा, तो फिर ठीक है, अब हम दोनों एक ही घर में रहेंगे और इसके लिए मैं तुम्हें वो कंपटीशन जिताऊंगा। इतना कहने के बाद शिवा सोने के लिए चला जाता है और पलक भी थकी हुई थी, जिस वजह से थकान के कारण वो भी बिना ज़्यादा कुछ सोचे सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन कॉलेज में क्लास के अंदर सभी बच्चों की चहल पहल के बीच में चाहत ने अंजलि से कहा, मेरे साथ चलो ना अंजलि।
अंजलि मना करते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं, वैसे भी इनवाइट तुम्हें करना है तो तुम्हें ही जाना चाहिए। पर अंजलि चाहत को बीच में टोकते हुए बोली, तुम इतनी शर्मा क्यों रही हो, कहीं तुम्हें उससे प्यार? ऐसा कुछ नहीं है, देखो मैं अभी जाती हूँ। चाहत जल्दी से खड़ी होकर शिवा की तरफ जाने लगी और शिवा के पास जाकर खड़ी हो गई। चाहत को शिवा के पास देखकर पूरी क्लास में शांति छा गई और सबकी नज़रें चाहत के ऊपर आकर टिक गई। इस वक्त क्लास में इतनी ज़्यादा शांति थी कि अगर एक सुई भी नीचे गिर जाए तो उसकी भी आवाज़ आ जाएगी। उस शांति को चीरते हुए चाहत ने शर्माते हुए शिवा से कहा, वो मैं चाहती हूँ कि तुम कल मेरे बर्थडे पार्टी में आओ। अगर कल तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन अगर तुम्हें कोई और काम या फिर तुम बिजी हो तो तुम्हें आने की। मैं आऊँगा, तुम्हारे बर्थडे पार्टी में आकर मुझे खुशी होगी, शिवा ने चाहत की बात पूरी होने से पहले ही कहा। शिवा के मुंह से हाँ सुनकर चाहत भी खुशी से बोली, मुझे भी बहुत खुशी होगी, और हाँ डैड भी तुमसे मिलकर तुम्हें थैंक्स कहना चाहते थे। वैसे तो वे तुमसे कल ही मिलना चाहते थे, पर पता नहीं वे तुमसे कल क्यों नहीं मिले। चाहत का शिवा को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने की बात को सुनकर पूरी क्लास में फिर से चहल पहल हो गई थी और सभी स्टूडेंट फिर से बात करने लग गए थे, यार तुमने देखा चाहत ने उस नए लड़के को अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया है। हाँ, और वो कल भी उससे बात कर रही थी और उसने उसके अलावा क्लास में से किसी और को भी अपनी बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाया है। कहीं उन दोनों के बीच में कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है? मुझे भी ऐसा ही लगता है जैसे कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। क्लास में सभी स्टूडेंट इसी तरह की बातें कर रहे थे। उन सभी की बात चाहत और शिवा भी सुन पा रहे थे, लेकिन वे उनकी बातों को सुनकर भी नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्हें उनकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। शिवा क्लास के बाकी बच्चों की बात पर ध्यान ना देकर खुद से कहता है, लगता है कल के हादसे की वजह से विपिन आज स्कूल नहीं आया है। शिवा फिर खुद की बेंच को देखते हुए बोला, विपिन का तो समझ में आता है, पर ये आज सौरभ क्यों स्कूल में नहीं आया है? इसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये बहुत पढ़ाकू है और कभी भी छुट्टी नहीं मारता। शिवा अपनी ही ख्यालों की दुनिया में खोया हुआ था, तभी एक लड़का क्लास में आकर बोला, शिवा तुम्हें भोपाल सर अपने रूम में बुला रहे हैं और मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हारा दोस्त भी उन्हीं के रूम में है। उस लड़के की बात सुनकर शिवा बिना ज़्यादा कुछ सोचे भोपाल के रूम की तरफ जाने लगता है। शिवा को नहीं पता था कि भोपाल उसे अपनी क्लास में क्यों बुला रहे हैं, लेकिन इतना तो वो समझ ही गया था कि वजह जो भी हो वो शिवा के लिए सही नहीं थी। शिवा जैसे ही भोपाल के रूम में जाता है तो उसे वहां पर सौरभ भी दिखाई देता है, जो कि मुर्गा बना हुआ था। सौरभ को मुर्गा बना हुआ देख शिवा ना चाहते हुए भी हंस पड़ता है, जिस वजह से भोपाल को गुस्सा आ जाता है। भोपाल गुस्से में शिवा से बोला, क्या तुम ही शिवा हो? शिवा ने हाँ में अपना सर हिला दिया, जिस पर भोपाल बोला, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम अपनी गलती का पश्चाताप कर सको। शिवा समझ नहीं पाया था कि भोपाल के कहने के क्या मतलब है, पर तभी भोपाल आगे बोला, मैं चाहता हूँ कि तुमने कल जो कुछ भी किया तुम उसके बारे में एक नोट बनाओ और उसमें लिखो कि तुम्हें अपनी गलती का अफसोस है और अब तुम ऐसा आगे से नहीं करोगे। भोपाल की बात सुनकर शिवा समझ गया था कि वो फंस चुका है, क्योंकि अगर शिवा ने इस तरह का नोट बनाया तो उसे कॉलेज से निकाला भी जा सकता है, क्योंकि उस नोट में शिवा अपनी गलती मानेगा, जिसका मतलब ये होगा कि शिवा ने गलती की थी और वो भोपाल को मना भी नहीं कर सकता है क्योंकि वे एक टीचर थे, और अगर शिवा किसी टीचर को मना करता है तो इसका मतलब ये होगा कि शिवा उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और इस कारण से भी शिवा को कॉलेज से निकाला जा सकता था, जिस वजह से शिवा के पास अब कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। अब शिवा क्या करेगा? क्या वो नोट बनाकर अपनी गलती मान लेगा या फिर भोपाल को मना करके उसकी डिसरिस्पेक्ट करेगा? और सबसे अहम बात, क्या शिवा कॉलेज में रह पाएगा या बाहर निकाल दिया जाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए लो प्रोफाइल बॉय। एपिसोड 6। सौरभ की मां का कातिल। शिवा को भोपाल सर अपनी क्लास में बुलाते हैं और उसे अपनी गलती के लिए एक नोट लिखने के लिए कहते हैं। अब आगे नोट लिखने की बात सुनकर शिवा समझ चुका था कि उसे फंसाया जा रहा है, क्योंकि अगर उसने नोट लिखकर अपनी गलती मानी तो उसे कॉलेज से निकाला जा सकता है, क्योंकि शिवा को गलत साबित कर दिया जाएगा। शिवा एक गहरी सांस लेकर भोपाल से बोला, वैसे सर आपका पूरा नाम भोपाल तलपड़े है और मैंने कल जिस लड़के ने मेरे पैसे छीनने की कोशिश की थी वो भी तलपड़े ही था, कहीं इसमें विपिन मेरा भतीजा है और तुमने सच में उसके साथ गलत किया है। भोपाल ने शिवा के उसके ऊपर इल्जाम लगाने से पहले ही रोक दिया। भोपाल आगे बोला, और तुम ये इल्जाम मेरे ऊपर क्या लगा रहे हो? अगर भास्कर अरोड़ा तुम्हारे रिश्तेदार नहीं होते तो अब तक तुम मारहानि के इल्जाम में जेल में होते, पर हम तुमसे सिर्फ एक नोट लिखवा रहे हैं। भोपाल की बात सुनकर शिवा हैरान हो गया था। शिवा हैरानी में खुद से बोला, भास्कर अरोड़ा मेरे रिश्तेदार है, ये इसे किसने बताया? शिवा कुछ याद करते हुए बोला, अब मेरी समझ में आया, चाहत मुझसे अच्छे से बात करती है, जिस वजह से इन्हें लगा कि मैं और चाहत एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, और कल किसी ने मुझे भास्कर अरोड़ा की कार में बैठते हुए भी देख लिया होगा। वे मुझे कार में बैठाकर पता नहीं कहाँ जाने की सोच रहे थे, पर उससे पहले ही वो हो गया। शिवा फिर भोपाल को देखकर एक शैतानी मुस्कान के साथ अपने मन में बोला, अगर ये सोचता है कि भास्कर अरोड़ा मेरे रिश्तेदार है तो इसे ऐसा ही सोचने देते हैं। शिवा ने फिर एक मुस्कान के साथ भोपाल से कहा, मैंने कोई गलती नहीं की है और इसके लिए मैं कोई नोट नहीं लिखूंगा।
इतना कहकर शिवा पीछे मुड़ता है और वहां से जाने लगा। भोपाल गुस्से में शिवा को रोकते हुए बोला, अगर तुम यहाँ से बाहर गए थे एक टीचर की डिसरिस्पेक्ट के तौर पर मैं तुम्हें कॉलेज से निकलवा दूंगा। शिवा शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, मुझे लगता है पहले आपको भास्कर अंकल से बात करनी चाहिए, उसके बाद ही आप मुझे कॉलेज से बाहर निकलवाने के बारे में सोचना। शिवा फिर मुर्गे बने सौरभ से बोला, सौरभ चल खड़ा हो जा, बाहर चलते हैं। शिवा हिचकिचाते हुए खड़ा हो जाता है और शिवा के साथ बाहर जाने लगता है। भोपाल गुस्से में शिवा और सौरभ को बाहर जाता हुआ देखता रहता है और अब अपने दांत भिजता रह जाता है। सौरभ ने बाहर आते ही शिवा से कहा, क्या सच में भास्कर अरोरा तुम्हारे रिश्तेदार है? वे तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन तुम विपिन को भी कम मत समझा, उसका भाई ब्लैक फॉक्स गैंग का आदमी है। शिवा बोला, तुम ये बताओ कि ज्यादा पावर किसकी है, भास्कर अरोरा की या फिर विपिन के भाई की? भास्कर अरोरा की। सौरभ ने तुरंत शिवा की बात का जवाब दिया। शिवा खुश होते हुए बोला, मतलब हमारी पावर यहाँ पर ज्यादा है, फिर तो इस कॉलेज में कोई भी हमसे पंगा नहीं ले सकता है। शिवा और सौरभ फिर अपनी क्लास में जाकर बैठ जाते हैं और फिर कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों एक साथ बातें करते हुए कॉलेज से बाहर जाने लगते हैं। सौरभ चलते हुए शिवा से बोला, अब तुम कहाँ जाने वाले हो? शिवा बोला, पता नहीं, मैंने सोचा ही नहीं कि मैं कॉलेज के बाद क्या करूँगा। सौरभ खुश होते हुए बोला, तो फिर क्यों ना तुम आज मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम मेरे साथ खाना भी खा लेना। खाने की बात सुनकर शिवा बोला, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। शिवा की हाँ सुनकर सौरभ भी खुश हो जाता है और दोनों कॉलेज से बाहर आ जाते हैं। कॉलेज से बाहर आते ही शिवा का रास्ता विपिन रोक लेता है, लेकिन विपिन अकेला नहीं था, उसके साथ बेसबॉल बैट लिए कुछ लड़के और एक बड़ा सा मोटा लड़का जो कि अकेले ही कई लड़कों के बराबर था वो खड़ा हुआ था। विपिन गुस्से में शिवा से बोला, आखिरकार तू बाहर आ ही गया, आज तो मैं पक्का तुझे सबक सिखा कर रहूंगा, देख मैं अपने साथ किसे लेकर आया हूँ। विपिन के कुछ कहने से पहले ही सौरभ गुस्से में बोला, ये गुल्लू है, अंश गुजराल का आदमी, मेरे मॉम के मेरे के पीछे इसका भी हाथ है, ये बहुत ही बेरहम है। सौरभ की आंखों में गुस्सा देखा जा सकता था, उसके दिल में भरी ब्लैक फॉक्स गैंग के लिए नफरत अब साफ दिख रही थी। सौरभ अपने होश खो बैठा था और अब बस उसे अपने सामने अपनी मां का कातिल दिख रहा था जिसे वो मारना चाहता था, और इसके लिए सौरभ को सही गलत की समझ नहीं रही थी। सौरभ बिना कुछ सोचे गुस्से में गुल्लू को मारने के लिए उसकी तरफ जाता है, पर तभी शिवा ने सौरभ को पीछे से पकड़कर रोकते हुए कहा, खुद को संभालो सौरभ, तुम ऐसे कभी भी अपनी मॉम का बदला नहीं ले सकते हो। सौरभ गुस्से में बोला, तुम ये क्या कह रहे हो, मेरी मॉम का कातिल मेरे सामने है और मैं उसे ऐसे ही जाने दूं? शिवा ने समझाते हुए कहा, हम बदला लेंगे, जरूर लेंगे, और मैं भी तुम्हारा उसमें साथ दूंगा, लेकिन ऐसे सिर्फ तुम अपने लिए मुसीबत खड़ी करोगे और कुछ नहीं। शिवा किसी ना किसी तरह सौरभ को शांत कर देता है। शिवा ये तो नहीं जानता था कि सौरभ के साथ ब्लैक फॉक्स गैंग वालों ने क्या किया है, लेकिन अभी वो हालात नहीं बिगड़ने दे सकता है। शिवा ने अभी सौरभ को शांत ही किया था, तभी गुल्लू बोला, मैं नहीं जानता तू कौन है, लेकिन अगर तू इस तरह की बातें कर रहा है तो जरूर मेरे हाथों तेरी मां मारी गई होगी, लेकिन तू चिंता मत कर, अगर तू कहे तो मैं तुझे भी उसी के पास भेज सकता हूँ। गुल्लू सौरभ को गुस्सा दिलाना चाहता था और वो इसमें कामयाब भी हो गया था। तभी विपिन भी बीच में घुसते हुए बोला, तेरी मां जरूर इसलिए मरी होगी क्योंकि तेरे बाप में उसे बचाने का दम नहीं होगा। विपिन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि शिवा ने उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा दिया और कहा, दम की बात कर भी कौन रहा है जो आज खुद मरने वाला है, चलो देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना दम है। शिवा को देखकर विपिन के साथ आए सभी लड़के शिवा की तरफ उसे मारने के लिए आने लगते हैं। उन सभी लड़कों के साथ में बेसबॉल बैट थे जहां शिवा निहत्था विपिन का गला पकड़कर खड़ा हुआ था। वे लड़के जैसे ही शिवा के पास आते हैं, शिवा विपिन को किसी हथियार की तरह घुमा देता है और उन लड़के में मारता है। वे लड़के भी जवाबी हमले में शिवा को मारने की कोशिश करते हैं, पर शिवा उनके हमलों के सामने विपिन को कर देता है और वे सभी हमले विपिन को जा लगते हैं। और फिर एक बार और शिवा विपिन को हथियार की तरह घुमाता है और सभी लड़कों को ढेर कर देता है। गुल्लू दूर से खड़ा होकर ये सब देख रहा था और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। गुल्लू ने अपने सही आदमियों से कहा, तुम सब पीछे हट जाओ, ये तुम सबसे ताकतवर है, इसे सिर्फ मैं ही हरा सकता हूँ। इतना कहकर गुल्लू शिवा की तरफ जाते हुए अपना मुक्का बनाता है और उसके मुक्के के चारों तरफ एक अजीब सा लाल रंग का ओरा आने लगता है। उस लाल रंग के ओरा के साथ ही वातावरण में एक अलग ही बदलाव महसूस हो रहा था। सौरभ को भी वहां खड़े होने में तकलीफ होने लगी थी। गुल्लू ने वो मुक्का शिवा को मारते हुए कहा, मेरे इस मुक्के को खाने के बाद कोई भी अपने पैरों पर खड़े होने के लायक नहीं बचता है। ये पंच एक ड्रैगन पंच है जिससे बचना नामुमकिन है। गुल्लू का मुक्का शिवा के चेहरे की तरफ ही बढ़ रहा था, लेकिन शिवा के चेहरे पर डर का थोड़ा सा भी भाव नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर तो एक शैतानी मुस्कान थी। गुल्लू का मुक्का शिवा के चेहरे कर बहुत ही करीब आ गया था और शिवा के चेहरे के पास आने के बाद गुल्लू का मुक्का अचानक से रुक जाता है। गुल्लू के मुक्के को रुकता देख सभी हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि गुल्लू अचानक से रुक क्यों गया। तभी उन सब की नज़र गुल्लू की दोनों टांगों के बीच में जाता है जहां पर शिवा के जोर से लात मारी थी और गुल्लू अपने घुटनों पर आ गया था।
जहां एक पल पहले लग रहा था कि आज शिवा को कोई भी नहीं बचा सकता है, वही शिवा ने एक ही पल में पूरी बाजी पलट दी थी और ये काम शिवा ने अपनी जगह से बिना हिले ही किया था। और अभी भी शिवा ने अपने एक हाथ से विपिन का गला पकड़कर उसे हवा में उठा रखा था। विपिन की आंखें अब धीरे धीरे बंद होने लग गई थी। विपिन का दम घुट रहा था और काफी देर तक सांस न लेने की वजह से वो बेहोश होने की कगार पर था। शिवा ने अपने सामने घुटने पर पड़े गुल्लू से कहा, मुझे तो लगा था कि तू ब्लैक फॉक्स गैंग से है तो तू जरूर ताकतवर होगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक कचरा है। लगता है ब्लैक फॉक्स गैंग में सिर्फ कचरे को ही लिया जाता है। शिवा अभी अपनी बात ही पूरी कर रहा था कि तभी गुल्लू छुपके से एक खंजर बाहर निकालता है और उठकर शिवा को मारने लगता है, पर शिवा जल्दी से अपने हाथ में पकड़े विपिन को उसके ऊपर दे मारता है और तुरंत एक बार और गुल्लू की दोनों टांगों के बीच में लात मारता है, जिससे वो अपने खंजर को छोड़कर फिर से अपने घुटनों पर आ जाता है। शिवा ने इतनी देर से विपिन का गला पकड़ रखा था जिस वजह से विपिन सांस नहीं ले पा रहा था और अचानक शिवा के हाथ से आज़ाद होते ही वो खांसने लगता है और गुल्लू दर्द में कराहता हुआ अपने दोनों घुटनों पर बैठा हुआ था। गुल्लू की ये हालत देखकर उसके सभी आदमी डर गए थे और अब उन्हें शिवा को देखकर ही डर लग रहा था। वे सभी आदमी गुल्लू और विपिन को वही अकेला छोड़कर भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें भी अपनी हालत उनके जैसी नहीं करानी थी। शिवा फिर नीचे पड़े खंजर को उठाते हुए बोला, मैं नहीं जानता तुम किस गैंग से हो और तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर अगली बार तुमने ऐसी गलती की तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। शिवा की धमकी सुनकर वे दोनों वहां से भाग जाते हैं और जाते हुए भी शिवा को धमकी देते हैं, तूने गलत गैंग से पंगा ले लिया, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, इसका बदला हम जरूर लेंगे। क्या गुल्लू और विपिन फिर से शिवा से बदला लेने के लिए आएंगे और इस बार वे दोनों कितने आदमी लेकर आएंगे, जानने के लिए पढ़ते रहिए लो प्रोफाइल बॉय। एपिसोड 7 मास्टर टीम के मेंबर शिवा को सबक सिखाने के लिए विपिन ब्लैक फॉक्स गैंग के आदमी और गुल्लू को बुलाकर लेकर आया था, लेकिन कुणाल उन सभी को ही पीट कर भगा देता है। अब आगे सभी गुंडे भागते हुए भी शिवा को धमकी देते हैं, तूने गलत गैंग से पंगा ले लिया है, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। सौरभ ने एक्साइटेड होते हुए कहा, तुमने तो कमाल कर दिया शिवा, पर तुम्हें ब्लैक फॉक्स गैंग से पंगा नहीं लेना चाहिए, वे बहुत खतरनाक लोग हैं। शिवा बोला, तुम्हें इन सब चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा ब्लैक फॉक्स से क्या पंगा है और तुम्हारी मॉम के साथ उन्होंने क्या किया था। शिवा की बात सुनकर सौरभ उदास हो जाता है। सौरभ उदासी भरी आवाज में बोला, पहले हम जिस जगह पर रहते थे वहां पर एक बिजनेसमैन की मॉल बनाना चाहता था और उसके लिए उसे उस जगह से सभी घर हटवाने थे और मेरे पापा ये नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना घर उस बिजनेसमैन को देने से मना कर दिया। फिर उस बिजनेसमैन ने ब्लैक फॉक्स का गैंग का सहारा लिया और जिन लोगों ने अपना घर बेचने से मना किया उन्हें रातों रात मार दिया गया। ये कहते हुए सौरभ के चेहरे पर उदासी और ब्लैक फॉक्स गैंग के लिए नफरत के मिले झूले भाव थे। शिवा शांत आवाज में बोला, जिन लोगों को उस रात मारा गया उसमें तुम्हारी मॉम भी थी। सौरभ उदासी में अपना सर हाँ में हिला देता है। शिवा कुछ सोचकर बोला, तुमने इस बारे में पुलिस को नहीं बताया, क्या उन्होंने कुछ नहीं किया। सौरभ बोला, पुलिस को बताया तो था लेकिन उन्होंने उसे एक हादसा बताकर केस बंद कर दिया और खूनी का पता होते हुए भी वे कुछ नहीं कर सके क्योंकि उनके पास सबूत नहीं थे। सौरभ एक पल ठहरकर फिर उदासी से बोला, मेरे पापा ने उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए थे और वे उन्हें पकड़वाने के बहुत ही करीब थी, लेकिन उन्होंने उनकी टांग तोड़ दी और उनसे सारे सबूत भी छीन लिए, जिनके बाद वे एक शराबी बन गए। सौरभ के अंदर का दुख और नफरत उसके चेहरे पर दिख रहा था। सौरभ फिर खुद को शांत करके एक मुस्कुराहट के साथ बोला, ये सब छोड़ो, हम घर जा रहे थे, घर चलते हैं, फिर मुझे तुम्हारे लिए खाना भी तो बनाना है। इतना कहकर सौरभ शिवा को लेकर वहां से जाने लगता है। शिवा भी ब्लैक फॉक्स गैंग के बारे में बात नहीं करता है क्योंकि इससे सौरभ उदास हो रहा था। सौरभ कुछ ही देर में शिवा को अपने घर लेकर आ जाता है। सौरभ का घर ज्यादा बड़ा नहीं था, वो बहुत ही छोटा घर था जिसमें सिर्फ एक कमरा और एक छोटा सा हॉल ही था और खाना बनाने के लिए एक छोटा सा किचन। कुल मिलाकर सौरभ का घर सिर्फ उसके और उसके पापा के रहने के लायक ही था। शिवा जैसे ही घर के अंदर आता है तो उसे शराब की गंध आने लगती है। शिवा अपनी नाक बंद करके बोला, यहाँ शराब की कुछ ज्यादा ही गंध नहीं आ रही। सौरभ ने एम्बुलेंस होते हुए कहा, वो मैंने तुम्हें कहा था ना कि मॉम के जाने के बाद पापा को शराब की लत गई और अब वे पूरा दिन शराब पीकर सोते रहते हैं। सौरभ के पिता घर के छोटे से हॉल में मौजूद सोफे पर ही पड़े थे और उनकी चप्पल अभी भी उनके पैरों में ही थी। सौरभ जल्दी से जाकर अपने पापा की चप्पल उनके पैरों से उतारकर उन्हें सोफे पर ठीक से पड़ाता है और उन्हें एक चादर उड़ाकर शिवा से कहता है, शिवा तुम यहाँ इनके पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ, फिर हम दोनों एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। शिवा ज्यादा कुछ नहीं बोलता है और सौरभ के पापा के सामने रखी एक कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है। सौरभ फिर हॉल के पास ही मौजूद अपने छोटे से किचन में चला जाता है। शिवा शांति से सौरभ के पापा के सामने बैठा था, तभी उसकी नज़र नीचे पड़ी एक तस्वीर पर जाती है और सौरभ उठकर उस तस्वीर को उठाता है और जैसे ही वो उस तस्वीर को देखता है तो उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं। उस तस्वीर पर सौरभ के पापा आर्मी की ड्रेस में अपनी टीम के साथ खड़े हुए थे। शिवा ये जानकर हैरान हो गया था कि सौरभ के पापा कभी आर्मी में थे। शिवा फिर उस तस्वीर को उसकी सही जगह पर रखकर सौरभ के पापा के पास जाता है और उनके ऊपर से चद्दर हटा देता है, जिसके बाद शिवा उन्हें उठाने लगता है।
सौरभ के पापा अपनी आंखें धीरे से खोलकर देखते हैं तो उन्हें अपने सामने शिवा दिखाई देता है, जिसे वे अजबाही लेते हुए बोले, बच्चे तू कौन है? शिवा उनकी बात का जवाब देने की बजाय बोला, मैं यहाँ आपसे लड़ने के लिए आया हूँ, चलो जल्दी से उठ जाए। शिवा की बात सुनकर सौरभ के पापा हंसते हुए बोले, लगता है तुम यहाँ एक लंगड़े बूढ़े आदमी का मजाक बनाने आए हो। इतना कहकर सौरभ के पापा फिर से अपनी आंख बंद कर लेते हैं। तभी शिवा एक मुस्कुराहट के साथ बोला, मैंने तो सुना था कि आर्मी में मास्टर टीम के मेंबर कभी भी चुनौती से पीछे नहीं हटते हैं और हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, फिर चाहे हालात कैसे भी हो। शिवा के मुंह से अपनी टीम का नाम सुनकर सौरभ के पापा के चेहरे पर अचानक से एक मुस्कुराहट आ जाती है और वे उठते हुए बोले, लगता है तुम भी आर्मी से हो, जब ही तो तुम्हें मेरी टीम का नाम पता है। सौरभ के पापा लड़ने के लिए तैयार होकर बोले, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि लेफ्टिनेंट विकास अग्रवाल कभी चुनौतियों से नहीं भागते। विकास अग्रवाल की उम्र 47 साल थी, जिनकी हालत बहुत ही बुरी हो गई थी, उनकी दाढ़ी और बाल दोनों बढ़ गए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वे कई दिन से नहाए भी नहीं हो और उनकी एक टांग भी टूटी हुई थी, लेकिन अपनी टीम का नाम सुनने के बाद उनके चेहरे की मुस्कुराहट और लड़ने के उनके जज्बे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता। विकास को इस तरह लड़ने के लिए तैयार देखकर शिवा के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई थी और वो भी लड़ने के लिए तैयार हो गया था। शिवा और विकास के बीच में फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। उनका घर ज्यादा बड़ा नहीं था, जिस वजह से लड़ाई की आवाज सौरभ को किचन में साफ सुनाई दे रही थी और वो तुरंत घबराता हुआ विकास को देखने के लिए आ गया था। यहाँ क्या हो रहा है? ये आवाज कैसी है? सौरभ तुरंत घबराता हुआ हॉल में आता है और वहां पर आकर वो देखता है कि शिवा और उसके पापा विकास अग्रवाल दोनों नीचे जमीन पर पड़े हुए हैं और उन दोनों के ही कपड़े गंदे हैं। उन दोनों के चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, लेकिन उन दोनों के ही चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उन दोनों की हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि उनके बीच में लड़ाई हुई है, लेकिन उनकी मुस्कुराहट कुछ और ही बयान कर रही थी। सौरभ ये उन दोनों की मुस्कुराहट देखकर कंफ्यूज हो गया था और समझ नहीं पा रहा था कि शिवा और विकास के बीच में कुछ गलत हुआ है या फिर नहीं। सौरभ ने अपनी मॉम के बाद से ही अपने पापा को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था, जिस वजह से आज वो उन्हें इस तरह मुस्कुराता देख खुश था, लेकिन उसे उनके मुस्कुराने की वजह समझ में नहीं आ रही थी। तभी विकास की नज़र सौरभ पर पड़ती है और वो खुशी से कहते हैं, सौरभ तुम्हारा दोस्त तो बहुत ही अच्छा है, तुम्हें पता है ये पहले आर्मी में ही था। विकास की बात सुनकर सौरभ हैरान हो गया था, उसे नहीं लगा था कि शिवा कभी आर्मी में भी था। सौरभ ने हैरानी में कहा, शिवा तुम आर्मी में थे, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? शिवा बोला, तुमने कभी पूछा ही नहीं। विकास फिर उठकर सोफे पर बैठते हुए बोला, तुम यहाँ शिवा को खाना खिलाने के लिए लाए थे ना, तो चलो फिर जल्दी से कुछ बढ़िया सा बनाकर ले आओ, आज मैं शिवा के साथ ही खाऊंगा। विकास को इस तरह बात करता देख सौरभ के तो होश ही उड़ गए थे। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि शिवा ने ऐसा क्या कर दिया जो उसके पापा आज इतने खुश है और शिवा से इस तरह बात कर रहे हैं जैसे कि शिवा उनका कोई दोस्त हो। सौरभ इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता और खाना बनाने के लिए चला जाता है। विकास को मुस्कुराता देख सौरभ बहुत खुश था और अगर शिवा के साथ विकास को इसी तरह मुस्कुराता रहेगा तो इससे सौरभ को और भी खुशी मिलेगी और इसीलिए सौरभ उन दोनों को अकेला छोड़कर किचन में आ गया था। वही शिवा ने उठकर विकास के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। शिवा क्या बात करना चाहता था विकास से? क्या शिवा को पहले से ही विकास के बारे में पता था, जिस वजह से वो सौरभ के साथ उसके घर आने के लिए तैयार हो गया? जानने के लिए पढ़ते रहिए लो प्रोफाइल बॉय। एपिसोड 8। एक दिन के लिए बॉयफ्रेंड शिवा सौरभ के घर जाता है और वहां पर वो उसके पिता विकास को देखता है जो कि पहले आर्मी में थे। शिवा उनके साथ फाइट करता है, जिसके बाद उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अब आगे शिवा एक गहरी सांस लेकर विकास से बोला, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। शिवा एक पल रुकता है और विकास के कुछ ना बोलने पर शिवा आगे बोला, सौरभ ने मुझे सब कुछ बताया कि आपके साथ क्या हुआ और आपकी पत्नी के साथ ब्लैक फॉक्स गैंग ने क्या किया। क्या आपको उनसे बदला नहीं लेना? क्या आपने हार मान ली? विकास उदास भरी आवाज में बोला, मैं उनसे बदला तो लेना चाहता हूं, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। ब्लैक फॉक्स गैंग की पहुंच बहुत ऊपर तक है, जिस वजह से उनसे पंगा लेने बहुत भारी पड़ सकता है और मैं अकेला उनका कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। विकास की बात सुनकर शिवा एक मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम अकेले उनका कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अगर हम दोनों एक साथ मिल जाए तो वैसे भी ब्लैक फॉक्स गैंग मेरी भी दुश्मन है। हम दोनों मिलकर ब्लैक फॉक्स गैंग को आसानी से बर्बाद कर सकते हैं। विकास एक्साइटमेंट में बोला, तो क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है उन्हें हराने के लिए? ब्लैक फॉक्स गैंग एक बहुत ही बड़ी गैंग है, हम उसे ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकते। पहले हमें उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे और धीरे धीरे ब्लैक फॉक्स गैंग के एक एक बेस को निशाना बना होगा। शिवा बहुत ही ध्यान से विकास को सारा प्लान समझाने लगता है और विकास भी बहुत ही ध्यान से शिवा का सारा प्लान सुन रहा था और उसे समझ भी रहा था। सारा प्लान समझने के बाद विकास बोला, ब्लैक फॉक्स गैंग के खिलाफ सबूत ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ये काम पहले भी कर चुका है। वैसे भी वे इतने क्राइम करते हैं कि उनके खिलाफ सबूत आसानी से इकट्ठे किए जा सकते हैं। शिवा कुछ और वक्त विकास से बात करके उनके घर से चला जाता है और वो वहां से अपने घर की तरफ जाने लगता है।
शिवा के पास तभी एक कार आकर रुकती है जिसे भास्कर ड्राइव कर रहे हैं। भास्कर ने कार में बैठे हुए ही शिवा से कहा, कार में आकर बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। शिवा भास्कर की बात पर ध्यान न देते हुए बोला, इतने अमीर होने के बाद भी आप मुझ जैसे गरीब के पीछे क्यों पड़े हो? जहां भी मैं जाता हूं वहीं मुझसे बात करने के लिए आ जाते हो। भास्कर गुस्से में बोला, जल्दी से कार में आकर बैठो। शिवा फिर कार में आकर बैठ जाता है और कहता है, क्या बात करनी है आपको? भास्कर बोला, मैं यहाँ तुम्हारा थैंक्स करने के लिए आया हूँ, पर मुझे तुमसे कुछ काम भी है। तो काम बोलिए ना। भास्कर बोला, मैं चाहता हूँ तुम मेरी बेटी के बॉडीगार्ड बन जाओ। शिवा तुरंत एक मजाकिया टोन में बोला, कल तक तो आप मुझे शक की नज़र से देख रहे थे और आज अचानक से मुझे अपनी बेटी का बॉडीगार्ड बना रहे हो, पर आपको क्या लगता है मेरे पास इतना वक्त होगा कि मैं 24 घंटे आपकी बेटी के पीछे पीछे घूमता रहूंगा? वैसे भी मैं एक स्टूडेंट हूं तो मैं ये बॉडीगार्ड की नौकरी नहीं कर सकता। भास्कर गंभीर आवाज में बोला, तुम्हें किसने कहा कि तुम 24 घंटे चाहत के पीछे रहो? तुम्हें बस एक दिन उसका बॉडीगार्ड बनकर रहना है, उसके जन्मदिन के, क्योंकि उसके जन्मदिन के वक्त उसके पास बहुत से लोग आएंगे और मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं जो उस वक्त चाहता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपके पास तो पहले से ही बहुत सारे बॉडीगार्ड है, तो आप मुझे एक दिन के लिए बॉडीगार्ड क्यों बना रहे हो? क्योंकि उस दिन मेरी बेटी का जन्मदिन है और मैं चाहता हूं कि चाहत उस दिन खुश रहे, पर अगर उसके आसपास बॉडीगार्ड होंगे तो वो खुश नहीं रह पाएगी, लेकिन चाहत को तुम्हारे पास होने से कोई परेशानी नहीं होगी और इससे तुम अच्छे से उसे गार्ड भी कर पाओगे और मैं ये काम तुमसे फ्री में नहीं करूंगा, तुम्हें इसकी कीमत मिलेगी। ये कहते हुए भास्कर एक लिफाफा निकालता है और उसे शिवा को पकड़ा देता है। शिवा जब उसे खोलकर देखता है तो वो खुश हो जाता है क्योंकि उसके अंदर पैसे होते हैं। भास्कर बोला, इसके अंदर 1 लाख रुपए है और ये सिर्फ एडवांस है, तुम्हारा काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें इतने ही रुपए और दे सकता हूँ। शिवा खुशी खुशी पैसे गिनते हुए बोला, ठीक है, मैं कल को चाहत के बर्थडे पर आ जाऊंगा। भास्कर अचानक से शिवा को देखते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा कि चाहत का जन्मदिन कल है? आज सुबह चाहत ने मुझे खुद बताया था और उसने तो मुझे इनवाइट भी किया था। मुझे लगता है उससे गलती हो गई क्योंकि उसका जन्मदिन कल ही परसों है। भास्कर की बात सुनकर शिवा एक पल के लिए हैरान होता है, लेकिन अगले ही पल वो फिर से पैसे गिनते हुए बोला, चलो कोई बात नहीं, मैं परसों को उसका बॉडीगार्ड बन जाऊंगा, इसमें कौन से बड़ी बात है। शिवा फिर भास्कर की कार में से उतरकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। शिवा ने घर की तरफ जाते हुए खुद से कहा, आज तो पैसा ही पैसा है, इनसे तो मैं घर का किराया भी दे सकता हूँ और जितना चाहे उतना मजा ले सकता हूँ, अब मुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूर नहीं है। शिवा फिर घर पर आ जाता है, जहां घर में आते ही उसे सामने सोफे पर पलक बैठी हुई दिखाई देती है जो कि देखने में उदास लग रही थी। शिवा सीधा जाकर पलक के पास ही सोफे पर बैठ जाता है और कहता है, क्या हुआ मैडम, इतनी उदास क्यों लग रही हो? पलक शिवा की बात को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देती है और उसकी तरफ देखती भी नहीं है। शिवा एक बार और पूछता है, मैम कुछ परेशानी है क्या, आप मुझे बता सकती है? पलक बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अगर नहीं बताना तो मत बताइए, मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो सोने चला। ये कहते हुए शिवा सोफे पर से उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। पलक अचानक से शर्माते हुए बोली, रुको, क्या? वो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। शिवा जल्दी से जाकर पलक के पास बैठ गया और बोला, बताइए आपको मेरी क्या मदद चाहिए, आपके लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। पलक हिचकिचाते हुए बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, सिर्फ एक रात के लिए। पलक की बात सुनकर शिवा हैरान हो जाता है और जल्दी से सोफे से उठते हुए कहता है, मैडम ये आप कैसी बात कर रही है, मैं उस तरह का लड़का बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम क्या समझ रहे हो? मेरे कहने का मतलब वो बिल्कुल भी नहीं है। शिवा की बेफिजूल बातें सुनकर पलक को गुस्सा आ गया था। पलक ने फिर अपना गुस्सा शांत करके कहा, मैं तुम्हें समझाती हूँ, असल में मुझे कल एक पार्टी में जाना है तो मैं चाहती हूँ कि तुम वहां पर मेरे बॉयफ्रेंड बनकर जाओ। शिवा कुछ सोचकर बोला, पर आप ऐसा करना क्यों चाहती है, इसके पीछे कोई तो वजह होगी। अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो करो, वरना रहने दो, पलक ने गुस्से में कहा। शिवा हंसते हुए बोला, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं तो आपके लिए जान भी दे सकता हूँ, फिर बॉयफ्रेंड बनने की बात तो कुछ भी नहीं है। इतना कहकर शिवा अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है और पलक उसे एक मुस्कान के साथ देखती रहती है और फिर कुछ देर बाद वो भी सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन शिवा जैसे ही कॉलेज आता है तो सौरभ तुरंत उसके गले लग जाता है। शिवा, तुमने पापा से ऐसा क्या कह दिया जो वे इतने खुश थे और उन्होंने शराब पीनी भी छोड़ दी और आज तो वे तैयार होकर काम पर भी गए थे। शिवा हंसते हुए बोला, मैंने तो सिर्फ उनके साथ बात ही की थी, मुझे नहीं पता था कि मेरे बात करने से वे इतने बदल जाएंगे, पर तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। खुश क्यों न रहूं, मैंने अपने पापा को इतने दिनों बाद हंसते देखा है तो खुशी तो होगी ही ना। सौरभ की खुशी का ठिकाना नहीं था, वो बहुत खुश था। शिवा भी मजाक करते हुए बोला, फिर तो तुम्हें दावत देनी चाहिए। क्यों नहीं, इस बात के लिए तो मैं तुम्हें जरूर दावत दूंगा। सौरभ और शिवा फिर बात करते हुए क्लास में चले जाते हैं। क्लास में जैसे ही पलक उन्हें पढ़ाने के लिए आती है तो सबसे पहले उसकी नज़र शिवा पर ही जाती है और शिवा भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए पलक को देखकर उसकी तरफ आंख मारता है।
शिवा की इस हरकत से पलक को शर्म आ जाती है और वो अपनी नज़र शिवा की तरफ से हटा लेती है। शिवा को पलक की तरफ आंख मरते हुए सौरभ ने भी देख लिया था। सौरभ ने शिवा के काने में धीरे से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो शिवा? वो तो अच्छा हुआ कि मैम ने देखा नहीं, वरना पता नहीं आज तुम्हारा क्या हाल होता। शिवा बेफिक्र होकर बोला, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? ज़्यादा से ज़्यादा मैडम कर ही क्या लेती? सौरभ घबराते हुए बोला, लगता है तुम्हें नहीं पता, मैम के पीछे लड़कों की बहुत लंबी लाइन लगी है। अगर किसी और लड़के को पता चल गया कि तुमने मैम को आंख मारी तो वे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, तो मैं किसी से नहीं घबराता। देखते हैं कौन है जो हमें रोकता है। लगता है तुम्हें मैम कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है। इसी तरह जल्द ही कॉलेज का ये दिन भी खत्म हो जाता है और आज शिवा सीधे घर की तरफ जाने लगता है। शिवा को तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ, क्या यहाँ पर कोई है? बचाओ। शिवा बिना वक्त गवाए तुरंत उस आवाज़ की तरफ भागता है। शिवा की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और शिवा फिर एक नंदी के पास आकर रुक जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता है। शिवा फिर अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है और आसपास की चीज़ों को महसूस करने लगता है, जहां शिवा को महसूस होता है कि नंदी के पार पीछे झाड़ियों में कुछ गुंडे एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। शिवा जल्दी से नंदी के पार एक छलांग लगा देता है और शिवा अपनी एक छलांग में 15 मीटर चोंडी नंदनी को पार कर देता है, जो कि किसी आम इंसान के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं थी, और जल्दी से झाड़ियों के पीछे चला जाता है। शिवा को नंदी के ऊपर छलांग लगाते हुए थोड़ी ही दूर पर मौजूद एक आदमी ने देख लिया था, जिसने कि ब्लैक कलर का कोट पैंट पहन रखा था और वो देखने में बिल्कुल एक बॉडीगार्ड लग रहा था। उस आदमी के पीछे एक बूढ़ा आदमी भी मौजूद था जो कि मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा था। उस बूढ़े आदमी की उम्र लगभग 90 से पार ही होगी, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन उसका बुढ़ापा उसके चेहरे की झुर्रियां साफ बता रही थी। उस बड़े आदमी के बॉडीगार्ड ने कहा, सर अभी एक आदमी ने छलांग मारकर नंदी को पार कर लिया। अपने बॉडीगार्ड की बात सुनकर वो आदमी हैरान हो जाता है और जल्दी से बॉडीगार्ड के पास आकर बोलता है, क्या तुमने देखा वो कौन था? नहीं सर, उसकी स्पीड कुछ ज़्यादा ही थी, मैं उसे ध्यान से नहीं देख पाया। बॉडीगार्ड ने अपना सर नीचे झुका लिया। उस बॉडीगार्ड ने एक्साइटेड होते हुए कहा, वो नंदी कम से कम 15 मीटर चौड़ी तो होगी ही, और इतनी चौड़ी नंदी पार करना आम बात नहीं है। ये जरूर वही होगा, मुझे उससे मिलना है, जल्दी उसके पास चलो। मुझे बताओ वो कहाँ गया है? वो बूढ़ा आदमी कौन था? क्या वो बूढ़ा आदमी शिवा को जानता था? शिवा और उस बूढ़े आदमी के बीच में क्या संबंध है? जानने के लिए पढ़ते रहिए लो प्रोफाइल बॉय। एपिसोड 9 शादी तोड़ने के लिए नाटक। शिवा जब कॉलेज से वापस घर की तरफ जा रहा था तो उसे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है, और जब शिवा उस लड़की के पास जाता है तो वो देखता है कुछ लड़के उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे शिवा के सामने 3 आदमी थे, जिनमें से 2 तो उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और लड़की के साथ जबरदस्ती जारी रखते हैं, और तीसरा आदमी अपना चाकू निकालकर पास की तरफ आते हुए बोला, बच्चे यहाँ से चुपचाप चला जा, वरना भगवान को प्यारा हो जाएगा। शिवा गुस्से से उस आदमी को घूरता है और वो आदमी घबराकर अपनी जगह पर ही रुक जाता है। शिवा की आंखों में उन आदमियों के लिए गुस्सा अगल ही दिख रहा था। शिवा एक छलांग के साथ उन 2 आदमियों के पास जाता है जो लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे थे, और उन दोनों को अपने एक हाथ से उठाकर हवा में फेंक देता है और छलांग लगाकर हवा में ही उन दोनों को लात मारता है, और वे दोनों ही एकदम की आवाज़ के साथ नीचे जमीन पर आकर गिरते हैं। अपने दोनों साथियों की हालत देखकर तीसरा आदमी डर से कांपना शुरू कर देता है और उसके हाथ से उसका चाकू भी गिर जाता है। शिवा फिर उस तीसरे आदमी के पास जाता है और उसकी दोनों टांगों के बीच में एक लात मारता है और वो आदमी अपने घुटनों पर आ जाता है। शिवा ने एक ही पल में उन तीनों आदमी की हालत ऐसी कर दी थी कि उनमें खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी। शिवा को फिर कुछ महसूस होता है और वो वहां से तुरंत भाग जाता है, और जिस लड़की की शिवा ने इज्जत बचाई थी वो उसे रोकने की कोशिश करती है। सुनो, अपना नाम तो बता दो। शिवा बिना किसी चीज पर ध्यान दिए वहां से चला जाता है, और तभी उस जगह पर बूढ़ा आदमी और उसका बॉडीगार्ड आता है, जिन्होंने शिवा को एक छलांग में नदी पार करते देखा था और वे शिवा से मिलने के लिए आए थे। उन्हें वहां पर 3 आदमी और वो लड़की दिखाई देते हैं जिसके साथ वे तीनों जबरदस्ती कर रहा थे। उन तीनों आदमी को देखकर उस बूढ़े आदमी ने उस लड़की से कहा, यहाँ पर क्या हुआ था? उस लड़की ने उन्हें सारी बात बताई कि उसके साथ क्या हुआ था, और उसके एक लड़के ने आकर बचाया था, और फिर वो आखिरी में बोली, अगर वो लड़का सही वक्त पर नहीं आता तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या होता। वो बूढ़ा आदमी उसे हौसला देते हुए बोला, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने पुलिस को फोन कर दिया है, वो जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगी और तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। उस बूढ़े आदमी ने फिर उस लड़के से शिवा के बारे में पूछा, वैसे बेटी क्या तुम्हें पता है जिसने तुम्हें बचाया वो कौन था? वो लड़की बोली, नहीं मैं उस लड़के को नहीं जानती, वो आया और मुझे बचाकर यहाँ से चला गया, मैं तो उसका नाम भी नहीं जान पाए। उस बूढ़े आदमी के पास फिर उसका बॉडीगार्ड आया और उसके कान में बोला, सर मैंने इनसे बात कर ली है, इनमें से कोई भी उसे नहीं जानता है। इनका कहना है कि वो अचानक से आया और इन सबको पीट कर चला गया। वो बूढ़ा आदमी बोला, मुझे पूरा यकीन है कि ये वही था, एक वही इतना ताकतवर है जिससे मुझे बहुत वक्त से मिलना है, पर मैं उससे मिल ही नहीं पा रहा हूँ। वही शिवा सीधा अपने घर चला जाता है और घर जाकर उसे पलक दिखाई देती है जो कि उसी का इंतजार कर रही थी।
पलक शिवा को देखते ही बोली, तुमने घर आने में कितना वक्त लगा दिया, मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। शिवा पलक को छेड़ते हुए बोला, आप मेरा इंतजार क्यों करने लगी, कहीं आपके मन में मेरे तुम भूल गए ना कि आज तुम्हें मेरे साथ पार्टी में जाना है। पलक ने शिवा की बात पूरी होने से पहले ही उसे बीच में टोक दिया। पलक की बात सुनकर शिवा अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोला, अरे मैं तो भूल ही गया था, तुम रुको मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। पलक शिवा को रोकते हुए बोली, रुको पार्टी 8 बजे की है और अभी तुम्हारे पास काफ़ी वक्त है और हाँ तुम्हें वही कपड़े पहनकर जाने हैं जो मैं लेकर आई हूँ। पलक ने फिर शिवा को एक बॉक्स दिया जिसमें वो शिवा के लिए कपड़े लेकर आई थी। शिवा उसके हाथ में से वो बॉक्स लेकर बोला, मैडम आप तो मेरी कुछ ज़्यादा ही फिक्र करने लगी हो। पलक गुस्से में बोली, मुझे तुम्हारी फिक्र विक्र नहीं है, वो तो तुम मेरे साथ पार्टी में मेरे बॉयफ्रेंड बनकर जाओगे तो तुम्हें मेरे स्टैंडर्ड पर आना होगा। शिवा बड़बड़ाता हुआ खुद से बोला, एक कॉलेज टीचर का क्या ही स्टैंडर्ड होगा। इतना बोलकर शिवा अपने कमरे में चला जाता है और फिर शाम के वक्त वो अपने कमरे में से पलक के दिए हुए कपड़े पहनकर बाहर आता है। शिवा ने एक ब्लैक कलर का 3 पीस पहन रखा था और उसमें वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। शिवा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई बड़ा बिजनेसमैन हो और उसके सामने बड़े बड़े एक्टर भी फीके लग रहे थे। शिवा बाहर आकर पलक से बोला, मैडम जी मैं तैयार हो गया, चलो आपको चलना नहीं है क्या। पलक अपने कमरे में से ही बोली, 5 मिनट रुको मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। पलक की बात सुनकर शिवा सोफे पर जाकर बैठ जाता है और पलक का इंतजार करने लगता है। शिवा को पलक का 5 मिनट इंतजार करते करते कम से कम 1 घंटा हो जाता है लेकिन पलक तैयार होकर बाहर नहीं आती है। पलक फिर तैयार होकर बाहर आती है और बाहर आकर वो देखती है कि शिवा सोफे पर अपना 3 पीस पहने बैठा हुआ है। शिवा को देखकर पलक शर्माते हुए खुद से बोली, इन कपड़ों में तो ये हैंडसम लग रहा है। पलक फिर अपने मन में आ रहे विचारों को रोकती है और शिवा को उठाती है। शिवा उठकर जैसे ही पलक को देखता है उसकी नज़र मानो पलक के ऊपर आकर जाम हो जाती है। पलक ने एक लाइट कलर का फ्रॉक पहन रखा था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके माथे के बीच में एक छोटी सी बिंदी, होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक, गालों पर थोड़ा सा फेस पाउडर लगा रखा था। इस वक्त पलक किसी मोम की गुड़िया से कम नहीं लग रही थी। जिसकी भी नज़र एक बार पलक के ऊपर पड़ जाए वो कभी अपनी नज़र को पलक के ऊपर से हटा ही नहीं पाएगा और शिवा का भी कुछ ऐसा ही हाल था। पलक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और शिवा बस उसे ही घूरे जा रहा था। पलक ने अपनी नज़रें नीचे करके शिवा से कहा, कैसी लग रही हूँ। बेहद खूबसूरत। शिवा तारीफ के नाम पर सिर्फ इतना ही बोला। पलक की तारीफ के लिए शिवा को शब्द नहीं मिल रहे थे। पलक ने भी शिवा की तारीफ में कहा, तुम भी इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हो। शिवा कुछ नहीं बोला और बस पलक को घूरता रहा। पलक फिर शर्माते हुए आगे चलकर बोली, अब मुझे ऐसे ही देखते रहोगे या फिर चलोगे भी। शिवा मजाक करते हुए बोला, अगर मेरा बस चले तो मैं आपको जिंदगी भर देखता रहूं। शिवा की बात सुनकर पलक भी शर्मा गई थी। पलक ने फिर शिवा से कहा, तुम्हें पार्टी में जाकर ये कहना है कि तुमने अपनी ग्रेजुएशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में से की है और तुम्हारा खुद का बिजनेस है। पलक की बात सुनकर शिवा बोला, पर अगर उन्हें मुझ पर शक हो गया तो। पलक बोली, तुम उन सब चीज़ों की चिंता मत करो, अगर कुछ हुआ तो मैं सब कुछ संभाल लूंगी। शिवा फिर आसपास टैक्सी देखते हुए बोला, मैडम आप रखो मैं अभी टैक्सी वाले को देखता हूँ। पलक गुस्से में शिवा से बोली, तुम एक बिजनेसमैन हो, तुम्हारे पास अपनी कार तो होनी चाहिए। शिवा तुरंत मासूमियत से बोला, अब मैं आपके लिए कार कहाँ से बनाकर लाओ। पलक एक तरफ इशारा करते हुए बोली, मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही कार का इंतजाम कर दिया है। शिवा पलक के किए हुए इशारे की तरफ देखता है और उसे वहां पर एक ग्रीन कलर की लग्जरी लैम्बोर्गिनी कार दिखाई देती है जिसे देखकर शिवा की आंखें फटी की फटी रह जाते हैं। शिवा हैरानी में पलक की तरफ देखकर बोला, क्या आप इतनी अमीर हो कि आपने एक ही रात में लैम्बोर्गिनी खरीद ली। मैं तो आपको हल्के में ही ले रहा था लेकिन आप तो छुपी रुस्तम निकली। पलक अपनी बड़ाई सुनकर इतराते हुए बोली, लगता है तुमने मुझे कुछ ज़्यादा ही कम आंक लिया। पलक ने शिवा से आगे कहा, वैसे तुम्हें ये कार चलानी तो आती है। शिवा कार में बैठकर खुशी से बोला, आपके लिए तो मैं हवाई जहाज चला दूं, ये कार क्या चीज़ है। पलक भी फिर कार में बैठ जाती है। तभी शिवा बोला, वैसे मैडम हमें जाना कहाँ है। पलक एक पल शांत रहकर शर्माते हुए बोली, अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो तुम्हें मुझे मैडम कहने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या कहूँ, शिवा ने तुरंत सवाल किया। पलक ने शर्माते हुए ही जवाब दिया, तुम मुझे मेरे नाम से ही बुला सकते हो। शिवा हंसते हुए बोला, तो फिर ठीक है पलक बाबू, चलो चलते हैं। शिवा की बात की वजह से पलक का चेहरा शर्म से लाल हो गया था लेकिन शिवा उसके ऊपर ध्यान देने की बजाय अपनी ही धुन में खुश था। शिवा फिर कार स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। शिवा कुछ ही देर में पलक को उस जगह पर लेकर आ जाता है जहां पर पार्टी होने वाली थी। कार से उतरने के बाद शिवा देखता है कि एक बड़ी सी शिप लाइट से चमक रही थी जिस पर आज पार्टी होने वाली थी। शिवा उस शिप को देखकर हैरान हो गया था और वो हैरानी में शिवा से बोला, जिसने भी ये पार्टी दी है वो तो बहुत ही अमीर इंसान लगता है। पलक शिवा से कुछ नहीं बोली। तभी शिवा पलक की तरफ देखकर बोला, आपने इस पार्टी में मुझे अपना बॉयफ्रेंड दिखाने के लिए बहुत कुछ किया है, जरूर इसके लिए कोई बड़ी बात होगी।
मैं उस बात को जानना चाहूंगी। पलक एक पल शांत रहकर बोली, असल में मेरी शादी एक लड़के से पक्की कर दी गई है और उससे मेरी सगाई भी कर दी, और मेरा मंगेतर बहुत ही अमीर है, पर मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं ये शादी तोड़ने के लिए इतना कुछ कर रही हूँ। पलक की बात सुनकर शिवा उसके साथ मजाक करते हुए बोला, वैसे अगर आपके मंगेतर ने मुझे आपको छोड़ने के 2-3 करोड़ रुपए दिए तो मैं उन पैसों को लेकर आपको तुरंत छोड़ दूंगा। पलक गुस्से में चिढ़ते हुए बोली, खबरदार अगर तुमने ऐसा किया तो। पलक फिर शिवा के हाथ में अपना हाथ घेरते हुए बोली, चलो अब चलते हैं। वे दोनों फिर उस शिप में जाने लगते हैं और शिप में जाने के रास्ते में ही उन्हें 2 बॉडीगार्ड दिखाई देते हैं जो कि पलक का ही इंतजार कर रहे थे। उन दोनों बॉडीगार्ड में से एक बोला, मिस पलक सर, आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, आपको इतना समय को लग गया। पलक उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, तभी उस बॉडीगार्ड की नज़र शिवा पर जाती है जिसके हाथ में पलक ने अपना गेर रखा था और वे दोनों बहुत नज़दीक थे। वो बॉडीगार्ड बोला, मिस पलक, ये लड़का कौन है? पलक गुस्से में उस बॉडीगार्ड से बोली, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और तुम अपने काम से काम रखो। इतना कहकर पलक शिवा के साथ शिवा के अंदर चली जाती है। अब आगे क्या होगा? क्या पार्टी में शिवा और पलक का नाटक कामयाब हो पाएगा? और अगर शिवा ने पार्टी में कोई गलती कर दी तो उसके साथ क्या होगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए लो प्रोफाइल बॉय। एपिसोड 10 शैतान। पलक शिवा को अपने साथ अपना बॉयफ्रेंड बनाकर एक पार्टी में लेकर जाती है और पार्टी में जाने के बाद शिवा को पता चलता है कि जिस पार्टी में वो जा रहा है वो पार्टी किसी और की नहीं बल्कि पलक के मंगेतर की है। अब आगे। पलक ने शिवा के हाथ में अपने हाथ घेर रखे थे और वे दोनों शिप के अंदर जाने लगते हैं। तभी अंदर आने के कुछ दूर चलने के बाद ही एक रेड कलर का थरी सूट पहने आदमी आगे आता है जिसके गले में एक सोने की माला, हाथों की 10 उंगलियों में सोने की अंगूठी मौजूद थी। उस आदमी की अमीरी उसे देखकर ही पता चल रही थी। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि पलक का मंगेतर रोहित जैन था। जैन परिवार एक बहुत ही बड़ा परिवार था। जैन परिवार के ज्यादातर लोग बिजनेसमैन थे और उनका बिजनेस लगभग पूरे देश में फैला हुआ था और वे गिने चुने अमीर परिवारों में से आते थे और उनकी अमीर उन्हें देखकर ही पता चल जाती थी, जैसे रुद्र को रोहित के पहने हुए सोने को देखकर पता चल गया है। रोहित ने एक सोने का हार पलक की तरफ करते हुए कहा, मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हें ये हार अपने हाथों से पहनना चाहता था। पलक ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, मुझे ऐसी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो अगली बार इन्हें मेरे सामने मत लाना। पलक की बात सुनते ही रोहित उस हार को फेंक देता है और कहता है, अगर ये तुम्हें पसंद नहीं है तो मेरे ही किस काम का। रोहित को वो हार इस तरह फेंकते देख जैसे वो कुछ हो ही ना, शिवा का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो हार कम से कम कई लाख रुपए का होगा और रोहित ने उसे ऐसे फेंक दिया जैसे वो उसके लिए बेकार हो। रोहित ने फिर पलक से आगे कहा, मैंने ये इतनी बड़ी पार्टी तुम्हारे लिए ही की है, चलो चलकर कुछ खाते हैं। पलक पहले की तरह ही उसकी तरफ से मुंह फेरते हुए बोली, मुझे भूख नहीं है और वैसे भी मैंने तुम्हें ये पार्टी करने के लिए नहीं कहा था। रोहित को पलक की बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि पलक पहले से ही रोहित के साथ इसी तरह बर्ताव किया करती थी और रोहित ने सोच रखा था कि जब एक बार पलक उसकी अमीरी देख लेगी तो वो खुद ब खुद उससे प्यार करने लगेगी। तभी शिवा धीरे से पलक के कान में बोला, मैं घर से कुछ भी खाकर नहीं आया हूं तो इसे ऐसे मना तो करो, चलो पार्टी में कुछ खाने चलते हैं। शिवा की बात सुनकर पलक धीरे से शर्माते हुए बोली, अगर तुम्हें भूख लगी है तो चलो मैं भी खाने चलती हूँ। इतना कहकर वे दोनों आगे बढ़ जाते हैं और तभी रोहित की नज़र शिवा पर जाती है जो कि पलक के हाथ में हाथ घेरे खड़ा था और उसके कहने पर पकल एकदम खाने के लिए चल दी थी। रोहित गुस्से में शिवा के आगे आकर बोला, तू कौन है और तू मेरी मंगेतर के साथ क्या कर रहा है? शिवा कुछ बोलता उससे पहले ही पलक चिल्लाकर रोहित से बोला, तुम अपने काम से काम रखो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इसी से प्यार करती हूँ, तुमसे नहीं। पलक की बात सुनकर रोहित को गुस्सा तो आता है पर वो अपना गुस्सा पलक पर निकालने की बजाय शिवा पर ही निकालता है। कमीने, तुझे किसी और की मंगेतर के साथ ये करते हुए शर्म नहीं आ रही है? और तू कितना बेशर्म है जो पलक के साथ उसके मंगेतर की पार्टी में भी आ गया, तुझे यहाँ बुलाया किसने है? रोहित गुस्से में आगे बोला, तेरे जैसे लड़कों को मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम कितने कमीने होते हैं। कोई अमीर लड़की दिखी नहीं कि पैसों के लिए उसके पीछे ही पड़ जाते हो। तूने पलक को क्या पट्टी पढ़ाई है? रोहित को गुस्से में अपने ऊपर चिल्लाते देख शिवा को भी गुस्सा आ जाता है। शिवा गुस्से में रोहित का कॉलर पकड़कर कहता है, अगर तूने आगे एक और शब्द कहा ना तो तुझे तेरा बड़ा भाई अनमोल जैन भी नहीं बचाएगा। अपने भाई का नाम सुनकर रोहित हैरानी में बोला, तुझे मेरे भाई के बारे में कैसे पता? शिवा झूठी कहानी बनाते हुए बोला, रास्ते में एक ठेले वाला खड़ा था, उसने बताया। ये ठेले वाला कौन है और उसे मेरे भाई के बारे में कैसे पता? रोहित को सवाल पूछते देख शिवा गुस्से में बोला, ठेले वाले से तुझे क्या करना है? तू मुझसे माफी मांग वरना तुझे ठेले पर खड़ा होना पड़ेगा। रोहित कुछ बोलता तभी पीछे से एक बूढ़े आदमी की आवाज आती है, तुम अपनी हद से बाहर जा रहे हो। रोहित सिर्फ इसलिए चुप है क्योंकि तुम यहाँ पर पलक के साथ आए हो, वरना अब तक तो तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर भगा दिया जाता। उस आवाज को सुनकर पलक बोली, दादू आप गलत समझ रहे हैं। पलक, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं अभी इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ कि मुझे दूसरों की सलाह की जरूरत पड़े। पलक के दादा ने तुरंत पलक को चुप करा दिया।
उस बूढ़े आदमी का नाम सुभाष था जिसने एक सफ़ेद कुर्ता पजामा और उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की जैकेट पहन रखी थी। सुभाष की उम्र 90 साल से भी ज़्यादा थी और सुभाष कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी था जिसके बॉडीगार्ड ने शिवा को नदी एक छलांग में पार करते देखा था और वो शिवा से मिलना चाहता था। सुभाष की आवाज़ सुनने के बाद शिवा रोहित को छोड़कर पीछे मुड़ता है और वो जैसे ही सुभाष को देखता है तो हैरान हो जाता है और सुभाष वहां पर शिवा को देखकर हैरान हो गया था और दोनों को मुंह से हैरानी में एक साथ निकला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन दोनों की बात सुनकर पलक हैरान हो गई थी क्योंकि उन्हें देखकर लग रहा था कि वे एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। पलक ने सुभाष से कहा, दादू क्या आप शिवा को जानते हैं? सुभाष बोला, मैं शिवा को जानता ही नहीं हूँ बल्कि हम दोनों एक साथ काम भी एक चुके हैं। सुभाष फिर पलक को नज़रअंदाज करके शिवा से बोला, उस हाथ से एक बात से तुम कहाँ चले गए थे? हमें तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की थी। सुभाष को देखकर शिवा के चेहरे पर गुस्से के भाव थे और वो गुस्से में बोला, पर आप मुझे ढूंढ ही क्यों रहे थे? जिसे ढूंढना चाहिए था उसे तो आप आज तक नहीं ढूंढ पाए। सुभाष उदास भरी आवाज में बोला, उसके खाई से गिरने के बाद से हमने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पाए। शिवा गुस्से में चिल्लाकर बोला, ये झूठी कहानी आप किसी और को सुनाना, सच तो यह है आपने उसे ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। सुभाष शिवा को समझाते हुए बोला, हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी लेकिन तुम भी जानते हो कि उस जंगल में बहुत से जंगली जानवर भी रहते थे, शायद उनमें से किसी ने उसके शरीर को खा लिया। बस चुप हो जाए, मैं यहाँ आपकी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। शिवा ने गुस्से में सुभाष को चुप करा दिया। शिवा के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, उसकी आंखों में सुभाष के लिए नफरत दिख रही थी। पलक भी शिवा का गुस्सा देखकर घबरा गई थी। जिस शिवा को वो जानती थी वो तो हमेशा हंसता था और दूसरों को हंसाता था, लेकिन आज तो जो शिवा उसके सामने खड़ा है उसकी आंखों में सिर्फ नफरत दिखाई दे रही है जो कि सब कुछ खत्म कर देना चाहता है। पलक चिल्लाकर सुभाष और शिवा दोनों से बोली, आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? कोई मुझे समझाएगा? पलक की बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता है बल्कि शिवा गुस्से में वहां से जाते हुए बोला, मुझे अब यहाँ और नहीं रुकना है, मैं वापस जा रहा हूँ। पीछे से सुभाष ने उसे रोकने की कोशिश की, तुम्हारे जाने के बाद से डेविल गैंग पूरी तरह बिखर गई, वे सभी तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। शिवा बिना पीछे मुड़े ही बोला, मैं किसी गैंग को नहीं जानता हूँ, मैं तो एक आम सा लड़का हूँ। शिवा तुम पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। सुभाष शिवा को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन शिवा उनकी एक बात नहीं सुनता। तभी शिवा के सामने अचानक से सुभाष का बॉडीगार्ड आ जाता है और वो अपना हाथ शिवा के सीने पर रखकर बोलता है, क्या तुम्हें सर बात सुनाई नहीं दे रही? वे तुम्हें बुला रहे हैं और तुम सर से बिना बात करे यहाँ से नहीं जा सकते। शिवा ने गुस्से में उस बॉडीगार्ड को देखा और कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हें तुम्हारे सर के सामने शर्मिंदा होते देर नहीं लगेगी। शिवा की बात सुनकर उस बॉडीगार्ड को उसके ऊपर गुस्सा तो आ रहा था लेकिन शिवा की आंखों की नफरत को देखकर कहीं न कहीं उसे भी डर लग रहा था, पर वो बॉडीगार्ड सुभाष के लिए हर डर से लड़ने के लिए तैयार था। उस बॉडीगार्ड ने शिवा को आगे जाने नहीं दिया और कहा, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो पहले तुम्हें सर से बात करनी होगी। उस बॉडीगार्ड की बात सुनते ही शिवा अपने हाथ की मुट्ठी भींच लेता है और उसके हाथ में चिंगारियां आने लगती है। शिवा गुस्से में उस बॉडीगार्ड के पेट में एक मुक्का मारता है और एक ही मौके में वो बॉडीगार्ड अपना पेट पकड़कर घुटनों पर आ जाता है और शिवा वहां से जाने लगता है, लेकिन वो बॉडीगार्ड हार नहीं मानता और खड़ा होकर फिर से शिवा को रोकने के लिए जाता है। लेकिन शिवा इस बार उस बॉडीगार्ड के पेट में इतनी जोर से मुक्का मारता है कि वो हवा में उड़ते हुए सुभाष के पैरों में जाकर गिरता है और शिवा वहां से चला जाता है। शिवा को वहां से जाता देख उस बॉडीगार्ड ने शर्मिंदगी से सुभाष को कहा, सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस लड़के को रोक नहीं पाया, मुझे अभी आपका बॉडीगार्ड बनने के लिए और भी मेहनत की जरूरत है। सुभाष ने अपने बॉडीगार्ड को हौसला देते हुए कहा, तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है, असल में उसे रोकने वाला इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है, वो एक ऐसा शैतान है जिसे हराना भगवान के बस में भी नहीं है। सुभाष की बात सुनकर वो बॉडीगार्ड हैरानी में शिवा को वहां से जाते हुए देखने लगता है। ऐसा बहुत ही कम होता था कि जब सुभाष की तारीफ करे, और आज तो सुभाष किसी को ऐसा शैतान बता रहा था जिसे कोई नहीं हरा सकता, तो ऐसा होना एक आम बात है। वही रोहित घबराहट में शिवा को जाते हुए देख रहा था। रोहित तो बस ये सोच रहा था कि अगर शिवा को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता तो आज उसका भरता बन जाता है। रोहित मन ही मन भगवान का शुक्रिया कर रहा था कि उन्होंने उसे बचा लिया। वही सबसे ज्यादा हैरान अगर कोई था तो वो पलक थी। पलक तो शिवा को यहाँ अपना बॉयफ्रेंड बनाकर लाई थी कि वो अपनी शादी तुड़वा सके, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया और अब पलक के इतना तो समझ में आ ही रहा था कि शिवा को आम लड़का तो बिल्कुल भी नहीं है। सुभाष कैसे जानता था शिवा को? सुभाष और शिवा किसे ढूंढने के लिए कह रहे थे? और जब सारी सच्चाई के बारे में पलक को पता चलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए लो प्रोफाइल बॉय। थैंक्स ऑफ वॉचिंग स्टोरी आर्स नॉवल स्टोरी। सब्सक्राइब चैनल।